तो क्या बचपन में ही आपने सोच लिया था कि बड़ी होके वकील बनना है, वकालत में जाना है, या बचपन में कुछ और सोचा था, बाद में कुछ और हो गया? नहीं, मैं क्या नाम है, कचहरी में तो वकालत में, कचहरी में काला कोट पहन के वकील बनने तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूं। क्या अच्छा, आपने ये काफी सारे केसेस गिनवाए, आपने टैक्स के अलावा सारे केसेस आपने लड़े, आप जो क्या कहते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे आप, उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आपने लड़े। तो इन सारे केसों में से सबसे मुश्किल तरीन केस आपका कौन सा रहा कि जो आपको मतलब कि इंतहाई मुश्किल लगा? कि एक दिन ख्वाजा हारिस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड की चीज है, डॉन ने दिन उसको रिपोर्ट भी किया कि ख्वाजा हारिस साहब ने आके मुझे कंधे पर थपकी दी और अदालत में उन्होंने कहा कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन एंड आई विश हिम टू गो हाई एंड हाई। ये जज के सामने उन्होंने कहा। आपने नैब के साथ काम किया और नैब का अदारा जो है वो काम कर रहा है जी करप्शन के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि वो वाकई करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है? ये बड़े ओहदों पर बोने बैठे ठीक है, तो जब एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत भी पसंद नहीं होगी वो उनको भी रगड़ेंगे, तो फिर उनको भी रगड़ेंगे। मतलब नैब असल में नैब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में एक खिलौना है, वो उसको जहाँ चाबी देते हैं, जैसे चाबी देते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। 26वीं तरमीम हुई, उसमें अदालत में भी काफी नजात भी अपनी मर्जी का लगेगा, सारा कुछ होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन तक ही रह गया कि आप अपने मुखालफिन को किसी केस में फंसा लें। जैसे इमरान खान पे केस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, इसी तरह पहले ये केस सारे वशीर पे भी चल रहे थे, नैब की केस चल रहे थे। तो अब क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या अदालती निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी इंसाफ के नारे लगाती रहे ना, जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुल्म, जो उसका अदालती मर्डर है ना, वो बात आती रहेगी ना। जब तक नवाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसे एक अकामा और पनामा में से अकामा निकाल के उसको निकाला गया है, यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म को गैर रुखसत किया गया है ना, ये जो बड़े केस, जब इसी तरह ये 63A वाला जो मुकदमा है, जब तक ये ऐसे मुकदमात, बड़े मुकदमात में आप इंसाफ नहीं करेंगे ना, तो छोटे मुकदमात में जितना मर्जी इंसाफ करते रहे, आप भी किसी ने नहीं सुननी, आपका फेस इंसाफ का नहीं बन सकता। इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट को निकाला जाए तो कोई तरीका है निकालने का? हाँ, कैसे निकाला जा सकता है? हर बात पे एक ही जवाब है, और वो ये है कि जब आपके रहनुमा गंदे होंगे तो उसे ब्लैकमेल करना तो बहुत आसान होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक तरमीम हुई, इसमें कहा है कि 2026 तक सूद का खात्मा करना जरूरी है, 26 या 28 तक। तो क्या ये हो सकता है, खात्मा हो सकता है? उसके अलावा जमात इस्लामी हो जाए, कोई भी जमात हो जाए, जो मजहबी जमात है, उसको ना इक़्तिदार मिलता है ना सीटें मिलती हैं। हालांकि उनके जलसे देखे तो बड़े बड़े लंबे लंबे, आपके जलसे भी हमने देखे, हमने कवर भी किया, इतने लंबे लंबे जलसे थे, वोट निकले नहीं है, क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंग इब्न शबीर और आप देख रहे हैं NM पॉडकास्ट। आज की शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद है, वक्त बड़ी मुश्किल से दिया लेकिन हमने वक्त ले लिया है। जनाब मोहतरम इमरान शफीक साहब एडवोकेट हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे, आजकल बड़े ही इन हैं। आजकल बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं और टीका का एक केस चल रहा है, उस पर भी इन्हीं के ही हैंड ओवर है वो सारा। इस सारे सिलसिले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले गुफ्तगू का स्टार्ट करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से, इनके सफ़र के हवाले से कि इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया और यहाँ तक पहुँचने में क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे कैसे सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ख्याल चला, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहला बहुत शुक्रिया। शिकवा आपका वजह है, लेकिन ये है कि बस आप ही के साफी बरादरी के बहुत से ऐसे केस है। बिल्कुल, आज बिजी ये मैंने देखा अफजल भट्ट साहब के साथ, अहमद मीर साहब के साथ काफी बिजी रहे आप माशाल्लाह। जैसे आगाज करेंगे, आपकी पैदाइश कहाँ से हुई, कहाँ के हैं आप और बचपन कहाँ गुजरा आपका, इस हवाले से कुछ बताएंगे? देखिए, पैदा तो मैं ढोकसू में हुआ, ढोकसू में। हाँ, ढोकसू में, तो और ढोकसू में ही सारी उम्र रहा। आजकल मैं ये मस्जिद में रहायशी मिली और मेरा जो रहायशी ताल्लुक है, जो आबाई ताल्लुक है जो हमारा, वो हम मुहाजिर हैं, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू से जम्मू से हमने हिजरत की थी और ख़ानदानी तौर पर राजपूत भट्टी हमारा फैमिली बैकग्राउंड। तो तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? आपने स्कूल की तालीम भी मैंने सारी ढोकसू में हासिल की। पहले ढोकसू का एक स्कूल था न्यू लैंड, 5 साल वहाँ पढ़ता रहा, सबसे पुराना स्कूल वही था। और उसके बाद
मैं डॉक्टर सुल्तान आलम साहब बड़े मशहूर उस्ताद हैं, उनका स्कूल था बकिंगम कैवरी स्कूल डॉक्टर सुबेश का। उन्होंने एक मिशन के जज्बे के तहत बनाया था कि वो चूँकि खुद डॉक्टर थे, MBBS थे, वो कसूर की रेलवे कॉलोनी के वो रहने वाले थे, तो उनके दिल में एक लगन थी, एक तड़प थी कि जो मैंने अच्छी तालीम हासिल की है, दो कसूर में गरीब आबादी है चूँकि सारी, मजदूर तबका है, कोई मंडी में काम करने वाले होंगे, रिक्शा चलाने वाले, उस वक्त कांगे चलते चलने वाले, और इसी तरह के मिस्त्री थे, मजदूर थे। दो कसूर का सारा यही तबका वर्कर क्लास थी, लेबर क्लास बल्कि। तो वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं यहाँ के बच्चों को कोई अच्छी तालीम दिलवा सकूं। तो मैंने बहुत ही कम फीस पर, यानी मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो छठी की जमात में मैं डॉक्टर सुल्तान साहब के स्कूल में दाखिल हुआ, तो उसकी फीस उन्होंने 70 रुपये रखी। 70 रुपये। और ये किस दौर की बात है? 1988-89 की बात। 89 की बात है। तो उसमें उन्होंने ये थी छठी जमात में हमारी फीस। और उसके बाद मेरी सिस्टर थी छोटी, तो अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हों तो फिर दूसरी के 50 रुपये फीस थी। तो वो उन्होंने बहुत कम फीस में हमें बहुत अच्छी अपनी तरफ से तालीम दी, जो डोकसू में मुमकिन हो सकती थी। आगे अगर आप इस पर बात करेंगे तो मैं इस पर आपको मजीद भी कुछ अहम चीज़ें बताएंगे जो मेरी ज़िंदगी के इस हवाले से बड़े अहम। बिल्कुल, इसीलिए आए हैं कि आपसे मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू करें। तो क्या बचपन में ही आपने सोच लिया था कि बड़े होकर वकील बनना है, वकालत में जाना है, या बचपन में कुछ और सोचा था, बाद में कुछ और हो गया? नहीं, मैं क्या नाम है, कचहरी में तो वकालत में, कचहरी में काला कोट पहन के वकील बनने तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूं क्या। तो मेरा जो इब्तदाई शौक था, ये मैं चूंकि अपनी क्लास में लाइक था, फर्स्ट वगैरह आया करता था, तो मेरा ख्वाहिश सी थी बचपन में, घर में वालिदैन ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो जब वो वालिदैन ऐसी चीज़ कहते हैं तो फिर उसके बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है। तो फिर वो उस ख्वाहिश पे मैं पढ़ता रहा। और जब मैं स्कूल में आया तो डॉक्टर सुल्तान साहब ने कहा कि हम एक तजर्बा करते हैं कि उस वक्त 9वीं और 10वीं के इम्तिहान कर रहा हुआ था। तो उन्होंने कहा हम ना, ये लाइक बच्चा है तो हम इसको 9वीं में 10वीं के इम्तिहान दिलवा देते हैं। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक साल में 9वीं में 10वीं के इम्तिहान दिलवा दिया और मैंने उसी में एक ग्रेड लिया। आपने 15 साल की उम्र में मैट्रिक कर दी? मैंने 15.5 साल उम्र होगी जब रिजल्ट आया हो गया, तो वो मैंने मैट्रिक कर दिया। और वो चूँकि हमारा मैट्रिक था उर्दू मीडियम, डॉक्टर सुबेश स्कूल बुनियादी तौर पर उर्दू मीडियम ही है। और मेरा एक जो एक्सपीरियंस है वो इस इलाके के चूँकि लोग, हो सकता है कि आपकी ब्रॉडकास्ट आम लोग देखते हैं, वो देखिए। तो ये जो डोकसू, डो मुल्तान, फौजी कॉलोनी, पीर वधाई, सादकाबाद और इसी तरह के पिंडी की जो डोकाला खान इस इलाके हैं ना, इन इलाकों में प्राइवेट स्कूल गली गली में, बिल्कुल हर गली में स्कूल है, हर गली में एक स्कूल बना हुआ है। और वालिदैन में ये गरीब तबका है, अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है, वो मंडी में मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इन स्कूलों में से आज तक कोई एक आदमी और बंदा कोई डॉक्टर इंजीनियर बना होगा, कोई किसी आला यूनिवर्सिटी में जाके उसने तालीम हासिल की होगी, कुछ किया होगा। यार बच्चा था हमारा, पीछे फोत हो गया बेचारा, वो भी चाइना गया था, डॉक्टर बन गया था। ये भी डॉक्टर सू गई है, बस वो ही जो नाम है डॉक्टर सू के। इस पूरे रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इन सारे स्कूलों को मैंने देखा। ये स्कूल वो हैं जो बुनियादी तौर पर देखें, यहाँ जो बच्चियाँ टीचर के तौर पर पढ़ा रही है ना, वो खुद मैट्रिक पास बड़ी मुश्किल से हैं। वो हमारे डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ये तो खुद C ग्रेड लेके पास हुई, किसी को A ग्रेड कैसे दिलवा सकते, और मैट्रिक करने के बाद वो वहाँ आ जाती है। तो C ग्रेड वाले के साथ पढ़ के, और उन्होंने मैट्रिक किया या तो आगे उन्होंने तालीम की हो, बेचारी है वो उसी लिए आती हैं। अब मुझे नहीं पता हालात क्या हो गया, अब तो काफी चेंज लेकिन वो उसका नतीजा ये होता था कि वालिदैन तो बच्चों को भेज रहे होते थे। तो जब बच्चा 10वीं तक 9वीं तक पहुंचता था ना, तो बोर्ड के स्कूल में तो पास होना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा असेसमेंट का कोई एक्सटर्नल क्राइटेरिया नहीं है कि जो बच्चा इवेल्युएट हो सके और लोगों को पता चले कि हमारा बच्चा किस जगह पर खड़ा है।
जब बच्चा 9वीं का इम्तिहान देता था ना तो बोर्ड से तो वो सारा फेल 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 जब उसका निकलता था ना, और वो बहुत लाइक बच्चा है तो बड़ी मुश्किल से कि डिग्री लेके पास हो जाए, लेकिन जब वो पास हो जाता था ना तो आगे जाके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहला बार दाखिला नहीं मिलता था, दाखिला मिल जाए तो ऐसे कोई थक्कर कॉलेज में मिलता था कि वहां से वो ग्राउंड में चरस ही पीता था या ताश ही खेल के वापस आ जाता था। ठीक है, और बच्चे कॉलेज में जो गया वो तो वैसे ही खराब हो गया। उस वक्त तो कॉलेज इस तरह के हैं, उस वक्त तो ग्रुप भी बड़े मजे अच्छी तरह थे सारे। तो वो एक बड़ी भिंडी की नौजवान नस्ल पिछले 40-50 साल से जो मेरी हम देते चले आ रहे हैं, वो इस यहाँ के लोकल निज़ाम तालीम में ना, जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कि ऐसे अंदाज में ये चीज़ डिज़ाइन की गई है कि गरीब का बच्चा गरीब पे है, और अगर गरीब चाहता भी है ना कि कहीं उठ के वो खड़ा हो जाए, तो अब यानी मैं ये बड़े तौर पर समझता हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में अगर मैं मौजूद होता तो हो सकता है कि मैं वहाँ का टॉपर ही होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे वो सलाहियत दी थी, लेकिन क्या है कि हम जिन स्कूलों में पढ़ते थे वहां से हम जब पास होके आ गए, डॉक्टर साहब की बड़ी मेहनत थी, उन्होंने वो करवा दिया। जब हम कॉलेज में गए तो वो सिस्टम ही चेंज हो गया सारा यहाँ पे, तो फिर वो आप इतना मेहनती और लायक होने के बावजूद भी वो मेडिकल कॉलेज का जो बेंच मार्क है ना, 1-2 नंबर का भी, तो वहां उससे आप पीछे रह ही जाते हैं। और ये एक बड़ी मिसाल है। ये बहुत पते की बात आपने की है कि वाकई ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो बच्चे को डंडे के जोर पे मैट्रिक तो औखा सौखा पास करवा देते हैं, लेकिन वो एफए में जाते साथ सप्लियां लेना शुरू कर देते हैं। तो वो इसी निज़ाम की वजह से है, वो उसकी बेसिस नहीं है ना। देखिए, आपकी बुनियाद जो है ना, वो आपको जब आपको अंग्रेजी जुबान का कुछ भी नहीं आता, आपको उर्दू लिखनी तक नहीं आती, आप लिखी हुई उर्दू आपकी पढ़ें तो ऐसे लगता है जैसे आपने पाँव से लिखा हुआ है। आपको ज़ाद और ज़ोई का फर्क भी नहीं रहता, ज़ाल और ज़े का फर्क भी नहीं पता। आप जब इस अंदाज में जब लिख के जाते हैं, जब ये बच्चे पढ़ते हैं और बेसिक्स से आगाह नहीं होते, मैथ्स का छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं पता होंगी, आम चीज़ें भी नहीं पता होंगी, तो जब आपकी मुबादियात ही नहीं है, आपकी जो बेसिक आपकी तालीम ही नहीं हुई ना आपको लिखना आता है ना आपको पढ़ना आता है, तो आप डिग्री लेने के लिए अगर आप पहुंच भी जाएंगे, कुछ बच्चे आगे पहुंच ही जाते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन वो जो कंपटीशन है ना ऊपर लेवल पे, बिल्कुल जब जिंदगी के मैदान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और जब आपने इस निज़ाम तालीम में इस अंदाज में फ़र्क रखा गया है कि एक तरफ आपको पिंडी में नज़र आएंगे कमर्शियल के एरिए के और वेस्टेज के एरिए के बड़े बड़े नज़र आएंगे, ठीक है, जिनकी फीसें पाकिस्तान में तो 1% तबका भी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके बच्चे आप देखेंगे, एक स्कूल का देखेंगे तो पहले से लेकर आखिरी बच्चे तक सारे ही टॉपर हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके सारे बच्चे जो है वो टॉपर की लाइन में आ रहे हैं, वो 700-750 ज़्यादा नंबर पूरे ले रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर कम आते हैं, और दूसरी तरफ बच्चे क्या इतने नालायक होते हैं कि वो नहीं कर सकते। नहीं, वो बच्चे असल में उन बच्चों को वो मियार तालीम नहीं मिल रहा, वो उस्ताद नहीं मिल रहा, वो निज़ाम नहीं निज़ाम की खराबी है, जिसकी वजह से वो बेचारा टैलेंट होने के बावजूद भी जो है वो आपने ऐसा रखा कि वो उस कंपटीशन से बाहर हो गया, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर उसके बाद जो है आपने मेडिकल को छोड़ के वकालत की तरफ। हाँ, मैं मेडिकल का मेरे पास साल मौजूद था भाई, फिर मेरा इस दौरान मैं इस्लामी जमीयत तलबा में आ गया, और फिर मुझे हुआ ये कि मुझे कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था कुरान मजीद को समझने का, तो कुरान मजीद को जब समझने का शौक था, मैंने कुरान मजीद के लिए अरबी ज़ुबान सीखना शुरू कर दी, कुरान मजीद के तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस दौरान मैंने कुरान मजीद की तफसीर वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। तो मेरा रुझान इस तरफ हुआ कि मुझे कोई इस्लामिक एजुकेशन जो है ना वो आला तालीम यूनिवर्सिटी की कोई हासिल करनी चाहिए, इस पर जो बेसिकली जो अरबी ज़ुबान के अंदर हो। तो उस दौरान फिर मुझे पता चला कि, और लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं दूसरी तालीम भी हासिल करूं। ये एक अलग से एक स्टोरी है कि आपके यहाँ एक ऐसा निज़ाम बना दिया गया है कि जो बच्चा दीनी तालीम हासिल करेगा वो बाकी चीज़ों से फारिग हो जाएगा, और जो बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करेगा उसको दीन का भी अता पता नहीं होगा। लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है, मदारस में भी उन्होंने साइंस पढ़ाना शुरू कर, वो जिस सतह पर मदारिस में साइंस पढ़ाई जा रही है वो बस एक तारुफी होता है। तो वो मदारिस का उनका मानना भी यही है कि मदारिस की जो बुनियादी
तालीम है वो मजहबी तालीम है, हम सिर्फ मजहबी स्कॉलर अदा करते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम डॉक्टर इंजीनियर गुजारिश है तो को भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, वो जो हमारी यूनिवर्सिटियों के तलबा हैं, वो अगर कोई बंदा दीन की तालीम हासिल करना चाहता है, मुबादियात से भी वाकिफ हासिल करना चाहता है, तो वो अपने तौर पर तो कर ले, अदरवाइज निज़ाम तालीम में जो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लामियात है वो छोटी सी है, ठीक है, उसमें बुनियादी तारुफ भी मौजूद नहीं है। उसके अलावा आप 16 साल की तालीम में आप उसको अपने मजहब का, अपनी कुरान का, हदीस का, सीरत का, फिक़ह का, क्या अरबी जुबान का, अदब का क्या क्या देते हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है उस निज़ाम तालीम में उसके लिए। हालांकि ये बुनियादी हमारी चीज़ें हैं जिसमें यानी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद भी आप अपनी मुबादियात से, इस्लामी अलूम, इस्लामी तारीख से, हर चीज़ से आप नाबलद ही रहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा खुद से पढ़ना चाहता है, मुझे बड़ा शौक था, ये मैं खुद से भी पढ़ता था किताबें, तो आपको पूरे पिंडी शहर में, तो बाकी पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है, इलाकों में आपको लाइब्रेरी नहीं मिलती, आपको किताब का कल्चर उस वक्त नहीं था जब, अच्छा मोबाइल नहीं था उस वक्त। आज तो आप कहते हैं ना जी, लोग ही मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं जी, कंप्यूटर का दौर आ, आपने अभी किताब से ताल्लुक टूट गया यार। आपने अभी इसी इलाके में रहे हैं, आपको एक कंटोनमेंट बोर्ड की एक थकी सी लाइब्रेरी है जो बोरे ने बनाई थी, उसके बाद आपने एक किताब का इजाफा करने की कोशिश नहीं की, और उसकी वो लाइब्रेरी उसकी इतनी खस्ता हालत है कि उसको देख के वहां तो किताबों को आ जाने के बाद एलर्जी हो जाती है। ठीक है, आपने पूरे पिंडी, यार पिंडी कोई छोटा शहर तो नहीं है, इस पूरे पिंडी में अगर कोई बच्चा उर्दू अदब पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी अदब पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा जो अलूम और फनून से वाकिफियत हासिल करना चाहता है, अपने कोर्स से हट के, निसाब की किताबों से हट के, अगर वो अपने कुरान और सुन्नत को पढ़ना चाहता है, तफसीर पढ़ना चाहता है, हदीस पढ़ना चाहता है, इस्लामी लिटरेचर पढ़ना चाहता है, यार वो कहाँ जाएगा? कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी मुझे अपने उस पूरे अरसे में, आपको मसाजिद में भी आप चले जाए ना, तो आपको अब किसी मस्जिद में हो गई हो तो, वरना आपको मस्जिद में जो मरकज है आपका, वहां भी आपको ना कुरान मजीद की तफसीर मिलती है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई किताब मिलती है, ना आपको इस्लामी माशियात, इस्लामी लिटरेचर, इस्लामी किसी चीज़ की कोई आपको कोई चीज़ तालीम के लिए कुछ। ठीक है, तो आपने लाइब्रेरी का कल्चर ही नहीं रखा। हालांकि ये मोहल्लों की सतह पर आप लोगों से पढ़ने के रुझान का सिस्टम है। साथ साथ आगे चलते हैं इस पे। अच्छा, वकालत के शोबे में जब आप आए, ये किस सन में आपने मतलब है कि प्रैक्टिस शुरू की? मैं फिर गॉर्डन कॉलेज में रहा, गॉर्डन कॉलेज से मैं फिर चला गया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैंने LLB ऑनर्स शरीयत लॉ किया। मैंने 5 साल वहाँ तालीम हासिल की, और शरीयत लॉ का कोर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कोर्स है, जिस कोर्स में मैंने वेस्टर्न लॉ को बड़े माहिरीन उस्ताज़ा PhDs के पास, हमने यूनिवर्सिटी के उस दौर के पढ़ा, पाकिस्तान के बड़े लीगल स्कॉलर्स थे जिनसे हमने पढ़ा। फिर हमने जब इस्लामिक उलूम को पढ़ा तो इस्लामिक फ़िक़्ह को हमने अरबी उस्ताज़ा से पढ़ा, मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन, फ़लस्तीन के यहाँ के उस्तादों जामियात के थे, वहाँ से हमने शरीयत की तालीम उनसे हासिल की। वो बहुत ज़बरदस्त एक कोर्स था। उसके बाद मैं वकालत में आ गया। वकालत में मैं आया तो मैंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो बाद में जज बन गए, उस वक़्त वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे, तो मैं उनका शागिर्द बना। मैंने उनके साथ बतौर शागिर्द 6 साल काम किया। तो उसके बाद वो 2011 में 10 में हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। तो जज बनने के बाद मैं, हालांकि उनके चैम्बर में सीनियर नहीं था, मुझसे सीनियर लोग भी मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि कचहरी में बहुत से बड़े वकील भी मौजूद हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा वर्क था। उस वक्त भी उनके पास हज़ारों केसेस थे, जो जब वो जज बन रहे थे तो वो केसेस किसी ने तो हैंडल करने थे, पीसेस आपने लिए होती हैं, सारी चीज़ें ली होती हैं, वो कैसे सारा कर आपने। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप पर एतमाद है, आप मेरे वो केस करेंगे। मुझे वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस सेंस में पैसे के एतबार से तो शायद इतनी अच्छी ना हो, और मेन से लेबर के एतबार से भी थी, दिन रात आपने काम करना, सारा कुछ है, लेकिन उनकी ये मेरे ऊपर एतमाद था। फिर मुझे वो केसेस करने के लिए अदालतों में पेश होने का बड़ी तादाद में मौका मिला। पिंडी हाई कोर्ट में सुबह शाम मेरे केसेस होते थे, दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस होते थे, नारकोटिक्स की अदालतों में केसेस होते थे, सिविल बोर्डों में केसेस होते थे, आर्बिट्रेशन के केसेस थे, इलेक्शन मैटर्स से, यानी इतना मुझे काम करने का, रेवेन्यू के मैटर्स थे। मुझे हर फील्ड में ना, क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, रेवेन्यू,
यानी आप नाम लेना मास वाइड टैक्स मैटर के अलावा बाकी कानून ऑलरेडी हर फील्ड थी ना, उसके केसेस मेरे पास, दहशतगर्दी के मुश्किल तरीन केसेस, मिसिंग पर्सन के केसेस। आमना मसूद जंजुआ साहबा जो मिसिंग पर्सन की आजकल चेयरमैन है, वो हमारी पहली हम हमने उनका केस किया था, हम उनके क्लाइंट थे। इसी तरह पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का जो सबसे पहला मुकदमा हुआ था मुशर्रफ दौर में, जब लोग अगवा होना शुरू हुए, तो उसकी पूरी सुप्रीम जो पहला मुकदमा मतलब नजर आम पर आया नहीं, मिसिंग पर्सन्स जब बड़ी तादाद में लोगों को अगवा किया गया तो उस वक्त उनकी तादाद होगी 300-400 के करीब, शायद इससे भी ज्यादा मुलिया शरफ के दौर में। तो उसके लिए डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने और एक लियाकत बलोच साहब ने, उनकी भी एक एनजीओ थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त पिटीशन दायर की कि ये बड़ी तादाद में लोग अगवा हो रहे हैं और उनको बरामद करवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा हाईलाइट केस होता था, उसकी बहुत हेयरिंग होती थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस हेयरिंग के दौरान बहुत से लोगों को बाजियाब भी करवाया, बड़े लोग रहा होते रहे। और यानी मिसिंग पर्सन में जो आजकल आपको बहुत से लोग नजर आते हैं ना मिसिंग पर्सन के, तो मुशर्रफ दौर में जब जबरदस्त सिक्योरिटी थी, जब वार ऑन टेरर उरूज पर थी, सबसे पहले पाकिस्तान का उस वक्त बड़ा चर्चा था और कोई बंदा भी बात नहीं कर रहा था। उस वक्त मैंने और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने हमने पहली पिटीशन भी फाइल की और हमने बहुत से लोगों के मुकदमा लड़े और बड़े खतरनाक मुकदमा में है, पर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस थे। उस दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके, वो हमने जब मिसिंग पर्सन का केस है, ये कहा जा सकता है कि सबसे पहला केस आपने लड़ा। शायद उससे पहले भी मिसिंग पर्सन का तो केस जब भी दुनिया में मिसिंग होते होंगे ला रहे होंगे, लेकिन ड्राइव है ना, जिस ड्राइव के खिलाफ मिसिंग पर्सन की जो ड्राइव है, जब लोगों को जबरी अगवा करने का काम 2000 के बाद जो वायरल के बाद का जो फेज है, वो उसमें हमने चलवाइनियर उस दिन हमारे उस्ताद चौकर साहब हैं और मैं उनके साथ उसका। अच्छा, आपने ये काफी सारे केसेस गिनवाए, आपने टैक्स के अलावा सारे केसेस आपने लड़े, आप जो क्या कहते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे आप, उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आपने लड़े। तो इन सारे केसों में से सबसे मुश्किल तरीन केस आपका कौन सा रहा कि जो आपको मतलब कि इंतहाई मुश्किल लगा? देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप शुरू में किसी केस को भी कर रहे होते हैं, वो आपका पहला और दूसरा केस होता है, चाहे वो आप मर्डर केस कर रहे हो, चाहे आप दहशतगर्दी का कोई ट्रायल कर रहे हो या नारकोटिक्स का ट्रायल कर रहे हो, या आप आम कोई रेवेन्यू का केस कर रहे हो, क्योंकि उस कानून के साथ आपकी वो शनासाई नहीं होती। जिस जज के सामने आपने पेश होना होता है वो उस फील्ड का माहिर होता है, ठीक है, और उसका जिंदगी का 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, उसकी बुनियाद पर बैठा होता है। आपका मुखालिफ वकील भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए वो हर नया मुकदमा जब किसी कानून का पहली दफा आप करते हैं, वो इंतहाई चैलेंजिंग मुकदमा होता है। मेरे लिए चैलेंजिंग मुकदमा सबसे पहले जो था वो ये मैंने मिसिंग पर्सन की पिटीशन आपको बताई, मुझे शौकत साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जाना है, आर्टिकल 184(3) की, तो आपने इसकी पिटीशन पूरी तैयार करनी है। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग मुकदमा था कि इस पर मैंने कैसे, इस पर कानून है किस बुनियादों पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अच्छा, फिर दूसरा चैलेंजिंग मुकदमा बन गया कि हमें इमरान खान साहब ने अपना वकील मुकर्रर कर दिया ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, ठीक है, अमेरिका के जो ड्रोन अटैक्स यहाँ पाकिस्तान में होते थे, तो ये एक चैलेंजिंग मुकदमा था। इस पर बहुत सारे कानूनी सवालात थे कि क्या अमेरिका जब ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान में, तो रियासत पाकिस्तान का क्या फर्ज बनता है और उसमें इंटरनेशनल लॉ कैसे इन्वॉल्व है, कैसे ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है और कैसे ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। वो एक हमारी बड़ी कमाल आईनी पिटीशन थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने दिनों को मेहनत करके वो लिखी। अब स्टिल उसके बाद चैलेंजिंग टास्क बन गया 17वीं तरमीम का मुकदमा। 17वीं आईनी तरमीम हुई थी, मेरी 7-8 साल वकालत थी उस वक्त, और मेरे उस्ताद ने कहा कि ये पिटीशन तुम्हें तैयार करनी है, ठीक है। तो 17वीं आईनी तरमीम के लिए हमने दिन रात मेहनत करके, उनकी साथ सुपरविजन भी थी, तो वो पिटीशन तैयार करना, वो काम करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि कहाँ हामिद खान साहब उस वक्त टॉलवर्ड हैं, आज भी हैं, उनकी पिटीशन आनी है, कहाँ अकरम शेख साहब की पिटीशन आनी है और कहाँ हमारी पिटीशन आनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी पिटीशन किसी तौर पर भी आईनी और कानूनी तौर पर उनसे कम नहीं, उससे मुझे कॉन्फिडेंस दिया। फिर इसी तरह उस दौर में गिलगित बल्तिस्तान में एक ऑर्डर पास कर दिया गया, यानी कि गिलगित पाकिस्तान को ना एक कानून उसके हवाले से पास किया गया। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था कि ये गैर आईनी है, आप, और इसका कश्मीर के साथ बड़ा गहरा लिंक था।
क्योंकि कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो तारीख के एतबार से एक ही है। तो उस दौर में फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसकी पिटीशन को लिखना बड़े काम है चैलेंजिंग। फिर इसी दौरान लाल मस्जिद का वाकया पेश आ गया। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज साहब जब गिरफ्तार हुए, उन्हें सिबली डैम लेके चले गए, उनकी बेगम उनके साथ सिबली डैम लेके चले गए। तो वो वहाँ उस मुकदमे को लेना और वहाँ जाके उनसे मुलाकात करना और फिर उनसे उनसे बात करने के बाद फिर उनकी वकालत करना, तो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था। वो हमने उस वक्त किया। आपको तो पता था वो पेशे कैसे हुए, ये जिंदगी में शुरू से ही। फिर आप यकीन ये तो जानती हैं आपके पनामा केसेस में जब हम वकील के तौर पर आए, नैब का मसूम प्रोसिक्यूटर था, तो वो नैब वालों ने पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यू किए अपने प्रोसिक्यूटर्स के। तो उसमें से हमें उन्होंने 5-6 लोगों की एक टीम बना दी। जो नवाज शरीफ के 3 पनामा केसेस थे, उन्होंने कहा आपने उसको डील करना है। तो फिर साथ एक मुझे अलग से केस इजाफी तौर पर उन्होंने दे दिया इसहाक साहब का, वो सब वजीर खजाना थे। अच्छा, आपको पता है कि मुकाबले में मेरे उस वक्त वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, ठीक है। तो आप अब ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान के मंजे हुए वकील थे, हम उस वक्त नैब के प्रोसिक्यूटर थे। बड़ा प्रेशर था कि यार ये लोग कैसे इनका वो मुकाबला करेंगे जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मीडिया ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, जो अदालत में मैंने परफॉर्मेंस दी कि एक दिन ख्वाजा हारिस साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक रिकॉर्ड की चीज़ है, डॉन ने अगले दिन उसको रिपोर्ट भी किया कि ख्वाजा हारिस साहब ने आके मुझे कंधे पर थपकी दी और अदालत में उन्होंने कहा कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन एंड आई विश हिम टू गो हाई एंड हाई। ये जज के सामने उन्होंने कहा। तो मेरे लिए जो है ना, वो ख्वाजा साहब का मुखालिफ वकील होते हुए बिल्कुल इस किस्म का एप्रिसिएशन करना मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ थी। और ये एक चैलेंजिंग टास्क है। वो मुश्किल केसेस थे, उन केसेस के 2 एतबार से मुश्किलात हैं। एक उनने मुश्किलात ये थी कि एक तो उस वक्त की रजीम वो जो थी बिल्कुल हुकूमत थी, आप उसके खिलाफ जा रहे थे। और मशहूर ये था कि प्रोसिक्यूटर मर जाता है, आपको पता ही है कि प्रोसिक्यूटर पहले भी जाते रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक डर था। और दूसरा ये था कि उसमें बहरहाल मीडिया की अटेंशन थी और अदालत में वकला बड़े सख्त थे। और दूसरा मेरे साथ ना उस वक्त की जज बशीर साहब की मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। अच्छा नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बतौर प्रोसिक्यूटर उन्होंने कई दफ़ा नैब को ये कहने की कोशिश भी कि इनको ये अदालत में ना वो ये चाहते थे कि बस अदालत में आ की जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी दलाइल दिए जाए, ठीक है। तो बस ख्वाजा साहब हल्के दलाइल दे दें और आप दे दें। लेकिन मेरे जहन में हमेशा एक बात रही, नंबर 1 तो मुझे ये कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन जो है ना वो ढीली है, प्रोसिक्यूशन को आता कोई नहीं है। मैं अगर रोशों पर खड़ा हूँ और मेरे खड़े होते हुए अगर ख्वाजा साहब दलाइल दे रहे हैं तो मेरे दलाइल उनसे बेहतर होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने साबित भी की वहाँ अदालत में, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपने ये क्या पाकिस्तान में कल्चर बन गया है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो बात ही नहीं करेगा, ठीक है। वो खाली जब उसे सवाल वो तैयारी भी नहीं करके आएगा तो वो पैसे अपने हलाल करने की कोई कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये चैलेंज था एक कि मैंने प्रोसिक्यूशन का एक जो उसकी जो एक परफॉर्मेंस के हवाले से जो बात की जाती है ना, मैंने उसको तब्दील करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उस पर बड़ा कामयाब। अच्छा, आपने नैब के साथ काम किया और नैब का अदारा जो है वो काम कर रहा है जी करप्शन के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि वो वाकई करप्शन के खिलाफ काम कर रहा है? इसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि बल्कि इसके 3 पहलू हैं। एक ये है कि नैब बड़ी तादाद में ऐसे केसेस पर काम करता है कि जो आम करप्शन के केसेस होते हैं ना, उसमें नैब वाकई ही करप्शन के ट्रायल करता है और करप्ट लोगों को पकड़ता है, पैसे मापने के लिए लेवल पर और आम लेवल पर, ठीक है। दूसरे नैब ये काम करता है कि जब ये करप्शन के केस में एक करप्ट को पकड़ रहा होता है तो जो गलत काम ये करता है ना, वो अपने बाजू इतने फैला लेता है कि बहुत से बेगुनाहों को भी बीच में अपने पकड़ लेता है, उसमें ले आता है, वो और हमें ले अदारे में ले आता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, ये जुल्म होता है। और वो कई लोग जान से नहीं याद दोगे आपको, बशीर अली
ठीक है। वो खुदकुशी थी कि नहीं थी उसका तो नहीं, वो जो केस है ना, मैं उस केस में वकील भी रहा हूँ। इन उसी साइड से ब्रिगेडियर साहब तो फोत हो गए थे, जो बाद के लोग हैं ना, उनमें मैं बहुत से लोगों का वकील था। मैंने उस केस को देखा, वो बड़ी ज्यादती पर मबनी केस था। तो नैब इस तरह ज्यादतियां भी करता है, लेकिन जो असल में नैब जो काम करता रहा है ना, जो असल में बड़े केसेस होते हैं ना, वो आपका फेस होते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी इंसाफ के नारे लगाती रहे ना, जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुल्म, जो उसका अदालती मर्डर है ना, वो बात आती रहेगी ना, जब तक नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उसे एक अकामा और पनामा में से अकामा निकाल के उसको निकाला गया है, यूसुफ रजा गिलानी को जिस तरह वज़ीर आज़म को गैर रुखसत किया गया है ना, ये जो बड़े केस, जब इसी तरह ये 63A वाला जो मुकदमा है, जब तक ये ऐसे मुकदमात, बड़े मुकदमात में आप इंसाफ नहीं करेंगे ना, तो छोटे मुकदमात में आप जितना मर्जी इंसाफ करते रहे, आप भी किसी ने नहीं सुननी, आपका फेस इंसाफ का नहीं बन सकता। इंसाफ का फेस वो बनता है जो इंस्टीट्यूशनल केसेस होते हैं ना, जो बड़े केसेस होते हैं, जिनसे मुल्क की मतलब तकदीर का फैसला होता है, ये कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस है अदालत में। तो नैब का इशू भी यही है कि नैब बड़े केस जितने भी बनाता है वो सारे पॉलिटिकल बुनियादों पर बनाता है, और जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो आप बाकी जितना मर्जी अच्छे काम कर रहे हो ना, उन पर आप मिट्टी डाल देते हैं, और आपका जो फेस वो केस बन जाते हैं। वो अब ANF जितनी मर्जी नारकोटिक्स तो रोका हो ना, वो सनाउल्लाह वाला केस भी सामने आता है ना, तो पता चलता है यार ANF के क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, नैब की जब भी केस की आप बात करेंगे ना, तो ख्वाजा बरदरान का केस आएगा ना, एहसन इकबाल वाला केस आएगा, ये बहुत से केसेस आएंगे, तो जो आपके जेन्युइन केसेस भी होते हैं ना, उनके बारे में भी लोग उंगली उठाते हैं कि ये इदारा ठीक है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसमें अब ये हो गया, नैब का अदारा जो है ये बेसिकली जो है वो हुकूमती अदारा है। हुकूमत में जो बंदा होगा उसके केस माफ हो जाएंगे, जो पोजीशन में होगा वो पकड़ा जाएगा। इसमें इजाफा कर लें, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत भी पसंद नहीं होगी, वो उनको भी रगड़ेंगे, तो फिर उनको भी रगड़ेंगे। मतलब नैब असल में नैब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में एक खिलौना है, वो उसको जहाँ चाबी देते हैं, जैसे चाबी देते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और आइंदा भी जब चाहेंगे वो इसको, अभी इन्होंने कानून में इस्लाह तो बहुत करने की कोशिश की है, लेकिन वो कानून एक ऑर्डिनेंस में तब्दील कर फिर वो दोबारा से नैब के इसको टाइट कर देंगे, काम हो जाएगा। और फिर नैब के ऊपर जो चेक रख सकता था ना, वो पाकिस्तान की अदालतें रख सकते थे। अगर नैब ने किसी को गलत गिरफ्तार किया ना, तो अदालत का काम है कि उसको रिलीफ दे। बदकिस्मती से नैब की जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, बदकिस्मती से उन्होंने भी नैब के अलाकार का किरदार अदा किया है। मैंने एस्टेब्लिशमेंट तो जो अदालत के जो ये अभी 26वीं तरमीम हुई, उसमें अदालत में भी काफी जज भी अपनी मर्जी का लगेगा, सारा कुछ होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन तक ही रह गया, कि आप अपने मुखालफिन को किसी केस में फंसा लें। जैसे इमरान खान पे केस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं, इसी तरह पहले ये केस सारे नवाज शरीफ पे भी चल रहे थे, नैब की केस चल रहे थे। तो अब क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर ना केस करने वाला कौन है और केस कैसे हो रहे हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेरी बतौर कानून नान कुछ चीज़ों पर राय है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, उसी की आपने नाम लिया, मुझे इमरान खान साहब के जो ये वाला केस है ना, अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, यूनिवर्सिटी वाला केस, मुझे ये इमरान खान साहब गिल्टी नजर आते हैं इसके पूरे एविडेंस के हिसाब से। अब सजा किस तरीके से दी गई, जल्दबाजी में दी गई, देर से दी गई, ट्रायल ठीक हुआ नहीं हुआ, उससे मेरा कोई खास लेने देने, वो अदालत जानेगी, उसे बरी करना है, जो करना। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मैंने उस केस को देखा है, उसके जो फैक्ट्स देखे हैं कि आपने पैसा किसका था, कहाँ से आया था, कैसे आपने लगाया, किस अकाउंट में डाला, ये सारा गलत काम आपने किया। अच्छा, इमरान खान साहब का जो दूसरा केस है, जो उन्होंने वो साइफर वाला केस है। अच्छा, साइफर, ठीक है। अब साइफर वाला केस भी मुझे जान वाला लगता है। मुझे उसमें मैं पहले दिन से ये राय दी है कि ये 2 साल की जो सजा वाला जुर्म है ना इमरान खान साहब में, उसमें 2 जुर्म है, एक 14 साल की जुर्म वाला, एक 2 साल वाला। तो जो 14 साल वाला है ना, वो नहीं बनता उस केस में जुर्म, लेकिन 2 साल वाला जो जुर्म है ना, उसमें जो है वो इमरान खान साहब को बनता है। इमरान खान साहब ने कोड लीक कोई नहीं किया,
है, बस उन्होंने बता दिया है। हाँ, तो वो कोड लीक करते तो फिर उसकी वो बनता है ये इस पर है। इसी तरह तोशा खाना जो है, तोशा खाना जो रेफरेंस बना के भेजा था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नैब के बाद तोशा खाना चल रहा, उन दोनों में मैं कुछ सदाकत नहीं समझता। वो नैब या FIA में जो चल रहा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे वो केस स्ट्रॉन्ग लगता है जो इमरान खान साहब के तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस बनाकर भेजा है, जिसमें सजा हुई और हाई कोर्ट में अभी वो पेंडिंग उसकी जमानत डल गई है। ठीक है, क्योंकि वो तोशा खाना में आपने अपने एसेट में उसको जो फॉर्म है ना कि डिक्लेयर नहीं किया वो बनता है। इसलिए खान साहब के केसों के बारे में बाकी जितने उन्होंने केस बनाए हैं ना, दहशतगर्दी या कहते हैं आर्मी एक्ट के तहत करेंगे, वो भैया उसमें वो इंतकाम नजर आता है सारा भैया। लेकिन ये इंतकाम और जेन्युइन केस किसी हद तक ये मिक्स है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखें, जब आप जेन्युइन केस भी गलत तरीके से बनाते हैं ना और उसके पीछे इंतकाम की वो बुरी होती है, कोशिश ये है कि इलेक्शन चोरी किया जाए, कोशिश ये है कि आपको किसी को हुकूमत में ना आने दें। ठीक है, कोशिश ये है कि फॉर्म 47 के जरिए आपने पूरी हुकूमत मुसल्लत कर ली है। तो आप जब इस तरीके से सारे काम कर रहे हैं ना, तो भैया आपने अगर केस ठीक भी है ना दोस्तों, कोई भी नहीं मानता, ठीक है, वो आपका सारा कंडल जो है वो उसको बहा के ले जाता है। अच्छा, ये जो अदालती निज़ाम है इसको दुरुस्त करने के हवाले से भी मैंने पूछा था कि क्या इसको दुरुस्त करने के लिए हिकमत अमली हो सकती है? अगर दुरुस्त करने की हिकमत अमली हो सकता है तो ये कौन कर सकता है इसको, अदालती निज़ाम को? सही बताऊं, मैं तो सही सुनने के लिए आया। सही सुनने के लिए है कि अदालती निज़ाम को वो लोग दुरुस्त कर सकते हैं जो सादिक हों, जो अमीन हों, जिनका जो इंसाफ करने के लिए लोग हैं वैसे, जो इंसाफ करने के लिए ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हों। जब तक निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होगा ना जो ईमानदार है, ठीक है, तो आप कोई भी निज़ाम लेकर आ जाएंगे ना, किसी भी तरह का लेकर आएंगे, जिसने बिकना है भाई सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं चीफ जस्टिस के बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर लग जाऊं, ठीक है, मेरा बच्चा जो है वो किसी जगह लग जाए, तो उन छोटे लोगों से वो कल ना किसी जगह मैं उनकी बात सुन रहा था, वो सही वो बात कर रहे थे, मैंने कहा ये छोटे हैं, ये बोने हैं, ठीक है, बड़े ओहदों पर बोने बैठे हैं, ठीक है। तो जब तक कि इन बड़े ओहदों पर ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, हम इनके लिए खड़े भी हैं, हम कह रहे हैं पूरे 5-6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, सारा कुछ किया है, लेकिन ये खत लिखने वाले के जजेस हैं, ये जब शौकत अली सिद्दीकी साहब जब बात कर रहे थे उस वक्त कहाँ, ठीक है, उस वक्त ज़मीर नहीं जागा, तो ज़मीर जागने की क्योंकि टाइमिंग है ना वो गलत है। असल में जब ज़मीर तब है ना जब आप इंसाफ के लिए खड़े हो, ठीक है, आप इंसाफ के लिए नहीं खड़े हो रहे ना, तो जब आप पर आती है तो आप इंसाफ के लिए आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त फिर इसका मतलब ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जब PCO पर बड़ी दफा उन्होंने हलफ उठाया तो अच्छा था बिल्कुल। के बाद में जब मुशर्रफ ने कहा मैं तुम्हें घर भेज रहा हूँ, ठीक है, तो वो खड़े हो गए और हमने नारे लगाना शुरू कर दिया कि इफ्तिखार चौधरी देखें अररिया की आज़ादी की घट के खड़ा हो गया है। आगे ये पीछे स्टोरियाँ पता नहीं क्या है, क्या स्टोरी देर बाद में इसी पर आई। हाँ, यानी असूल पसंद तो वो है कि जो पहली दफा दोनों सूरते पर मौजूद था और उसने कहा, जस्टिस वजीउद्दीन जैसे लोग हैं या फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोग हैं, पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है कि कहीं फौत भी हो गए लेकिन वो अपना तारीख में नाम लिखा गए। अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, अच्छे लोग पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मत अब तो ये निज़ाम बनाई इसलिए गया 26वीं यानी तरमीम है, भी आप उस पर हो सवाल आपने करना हो तो वो 26वीं यानी तरमीम लाई इसलिए गई है कि बंदा वो आए जो हमें आमीन करे, जो आगे आमीन करे। वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात थी कि अब 26वीं आईनी तरमीम जो होगी में तरीकाकार जज बनाने का जो तरीकाकार है जो, तो उसमें क्या है कि मतलब है कि जो हुकूमत कहेगी वही वाला आगे आएगा। तो अगर ये निज़ाम इस तरह फैसले भी इन्हीं के हक में होंगे, अब ये तरमीम हुकूमत ने करवाई है या एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत के तो बस की बात ही नहीं है, ठीक है, करवाई तो ये इससे हक मिलनी। ये जवाब आपने एज अ वकील देना, एज अ सियासतदान में देना। अच्छा देखिए, मैं वैसे भी ना इस केस में मैंने 26वीं यानी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान साहब की तरफ से मैंने इसमें पिटीशन दायर कर रखी है
उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि आपने इसको चैलेंज करना है। हमने उसको चैलेंज किया बतौर वकील से, मैं तो वकील भी हूँ उस केस में, इसको चैलेंज कर रखा है। जहाँ तक इस बतौर वकील या अदरवाइज मैं पाकिस्तान का शहरी भी हूँ, बतौर वकील भी मेरी राय यही है कि ये एक ऐसा निज़ाम है 26 यानी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है, वो जुडिशल कमीशन जजिस पर कम, उनकी तादाद कम है, जुडिशल मेंबर उसके कम है, नॉन जुडिशल मेंबर उसके ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने चालाकी और महारत के साथ डिजाइन किया गया है कि उसमें एक्सरियत जो है वो हुकूमत की बन रही है, हर लिहाज से हल है। इसके जो पीटीआई है उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया, फिर भी वो उसको डिजाइन ही ऐसे तरीके से किया गया है। दूसरी बात है उसमें वो कहते हैं वकील भी हैं उसमें शामिल है, वो पाकिस्तान बार कौंसिल। इत्तेफाक की बात है, ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान बार कौंसिल में भी जिस ग्रुप का कब्जा है वो आजम नबी तारड़ साहब और एहसन मून ग्रुप है। तो वो ग्रुप भी पूरा बुनियादी तौर पर हुकूमत ही का है और उन्हीं के जजेस के लगने हैं, उन्हीं का उनका फायदा है। तो कुछ लोग पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ करके मिल मिला के उनके निज़ाम के साथ चलेगा काम। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है ना कि जज उनकी मर्जी के लगेंगे, उसके बाद जज लगने के बाद आईनी बेंच पे कौन बैठेगा वो भी उनका नजर का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने सुप्रीम कोर्ट में 26 यानी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। 26 यानी तरमीम को अब चैलेंज करने के बाद ये पेका का एक्ट है, ये अभी अदालतों में हाई कोर्ट्स में है, तो बनाएगी हुकूमत, बिल्कुल कानून भी हुकूमत बनाएगी और हुकूमत ही फैसला करेगी कि हमारा केस सुनेगा कौन। ये बिल्कुल ऐसे है, कौन सा जज सुनेगा ये भी वो फैसला करेगी। तो यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सब जो लोग बैठे हैं, यानी इसी तरह ही है, मैं कानून बनाने जिस एक्ट के खिलाफ आपके अदालत में जा रहा हूँ वो बंदा भी आप नहीं लगाया हो। बिल्कुल, बस जिस इंसाफ जिससे लेना है उसी के खिलाफ ही केस है। हाँ, तो बस फिर मुश्किल हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं बात चलिए तो जो केस चल रहा है डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी का केस चल रहा है, पिछले दिनों आपकी तरफ से भी लिखा हुआ था, मैंने आपके वाल पे देखा था कि ये 24 घंटे बड़े अहम हैं उसके लिए, तो लेकिन रिहाई वगैरह नहीं हुई। तो सबसे बड़ी मुश्किलात क्या है, क्यों रिहाई नहीं हो रही? हाँ, चूँकि मैं डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी साहबा का वकील हूँ और आपने मुझसे पूछा था कि आपके मुश्किल केसेस कौन से हैं जी, तो उसमें से एक मुश्किल केस ये भी है। लेकिन इस केस में एक अहम बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब हैं, चूँकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और उन्होंने हुकूमत को जो इंतज़ामिया है उसको बड़े अच्छे अल्फाज में ये बता दिया हुआ है कि भाई ये कोई केस नहीं है जिसको आप ये केस समझ के, हम सारे एक ही पार्टी हैं, ये कोई आपस में कंटेस्ट नहीं है हमारा, और ये इनक्विजिटोरियल किस्म की प्रोसीडिंग है, एडवर्सरियल प्रोसीडिंग नहीं है। और इसका मकसद यह है कि हम एक पाकिस्तान की जो बेटी है, पाकिस्तान की एक शहरी है, उसको उसके बुनियादी हकूक़ को फराहम करने की काम करें। जहाँ तक इस केस में हर्डल है, हर्डल उन्हीं की तरफ से जिन्होंने हाफिज सिद्दीकी को अगवा करके भेजा हुआ है। ठीक है, और इसलिए हुकूमत चाहे भी तो ये हुकूमत तो बिल्कुल बेबस है। इस हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शहबाज शरीफ साहब ने अभी खत लिखा बाइडन को, लेकिन वो खत आज तक अब बाइडन भी चला गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अभी तक जवाब नहीं दिया कि आपका खत हमें मिला, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खत में लिखा। जो करेंगे उसके साथ हाँ नहीं में वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म एक प्रोटोकॉल है, उसने आपको खत लिखा है, आप ये तो जवाब देना कि हमने खत लिखा है कि नहीं लिखा। तो वो जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसमें राजी नहीं होगी, यानी अदालत इतने फैसले करती है सारा, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आगे ही नहीं बढ़ पाते। आखिरी अदालत की समाअत इस बात पर हुई कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है अमेरिका में, उसने हाफिज सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी को 101 मुलाकात ये बात कही कि हमला कौन है मैं तो नहीं जानता। ठीक है, ये कोई छोटा सा तो अफसर है हमारे उसका डिपार्टमेंट का, आपको उसमें उसकी तो बातें, यानी अब पूरी मामलात करने एम्बेसडर ने और इन्होंने मिनिस्ट्री। तो उसके बाद जज साहब ने हुक्म किया अगली तारीख से ना एडिशनल
सेक्रेटरी जो है वो अदालत में पेश हुआ करेगा, पहले भी ऑर्डर था। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात यह है कि जो अदालत भी ऑर्डर करती है, जो हम भी कोशिश करते हैं, वो पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम है ना, तो उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और वो बाहर निकलने कौन नहीं दे रहा, वो आप सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि वो कैसे। इसलिए आप ऐसे भी काम करना। और जब अगर वो सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे दोस्तों भी ठीक बात कहते हैं, इस पर बार बार कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो आफिया सदीकी आधे घंटे में आ सकती है, ठीक है। वो जब हुकूमत चाहेगी बात कर रहे होते हैं तो वो समझ रहे होते हैं जिम्मेदार बात रखी आ असली हुकूमत की बात कर रहे होते हैं। तो असली हुकूमत चाहेगी तो आफिया सदीकी आ जाएगी, और असली हुकूमत नहीं चाहेगी तो उसके रास्ते में अड़चन पैदा करती जाएगी। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे क्योंकि हमने रास्ता तो निकालना है, उसको लेकर तो आना है। जब तक हम कोशिश कर सकते हैं, जब तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है या उसको ज़िंदगी दी है, तो हम उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, अभी तक की हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई है, और मैंने बाकी भी लोगों से जब इंटरव्यू किए सियासी तौर पे भी, तो एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र बार बार आया। मतलब कि सियासत में भी एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया में भी है, बाकी मामलात में भी है। तो अगर सियासत से एस्टेब्लिशमेंट को निकाला जाए तो कोई तरीका है निकालने का? हाँ, कैसे निकाला जा सकता है फिर उनको? हर बात पे एक ही जवाब है, और वो ये है कि जब आपके रहनुमा गंदे होंगे तो उसे ब्लैकमेल करना तो बहुत आसान होगा, ठीक है। आपके रहनुमा, ब्लैकमेल कौन होता है? जिसने कोई ब्लैकमेल कुछ किया होता है। जब ऐसे लोग आपकी ओहदों पर बैठे होंगे, आपके हुक्मरान होंगे, आपके सियासतदान होंगे, देखिए ना, जिसने लूट मार की है, जिस पर सैकड़ों केसेस बने हुए हैं, वो कानून में तब्दीली करके उनको बाहर रखा गया, बचाया गया। हुकूमत नहीं लोग भाई, ये सारे नैबज़दा है ना, ऐसे हैं, ठीक है। तो जब नैबज़दा लोग सारे आपको हुक्मरान होंगे तो उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट को तो मामलात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। तो ये पूरा एक निज़ाम इस तरीके से बनाया गया है कि जिस निज़ाम में अच्छा, पहले इमरान खान साहब हुकूमत में आ ही नहीं पा रहे थे, के बाद मतलब उन्होंने भी उनका सहारा लिया, फिर हुकूमत में आए तो वो हुकूमत में आ गए। और उसके बाद जो वही हुकूमत में आए तो उस वक्त जो ठीक हो गए, मतलब इनके बकौल के सारे ठीक है, सारे ठीक है। और उसके बाद वो कहते रहे, मैं तो घर में टीवी में बैठा था तो मैंने चीजें देखी, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि उनको भी पता था जो मुझे लेकर आए हैं, तो यार आप फिर किस काम के लिए आए थे? अगर आपको टीवी से ही मालूमात मिलनी थी तो आप रियासत मदीना के कहाँ नारे लगा रहे हैं? रियासत मदीना का हुक्मरान तो टीवी पर मालूमात नहीं लेता था, ठीक है। वो रियासत मदीना के मेहमान वो हर वक्त बेदार था, और उसको रियासत मदीना के जो सरबराह है उसको पता था कि मेरे पास इख्तियार है, मैंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारे वो हैं जो उन्हीं के से फैज़ पाते हैं और उन्हीं के फैज़ पाने के लिए तड़पते हैं, और वो फैज़ जब ख़त्म हो जाए तो किसी दूसरे का वो फैज़ तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे इसी तरह की, जब तक ये वाले लोग रहेंगे या यही लोग तय कर लें आपस में, एक मिसाके जमहूरियत कर लें तमाम पार्टियां बैठ के कि हम बाहर से डिक्टेशन देंगे, हम अपने निज़ाम को पार्लिमान के अंदर तय करेंगे और पार्लियामेंट को वाकई पार्लिमान बनाएंगे जिसकी एक अहमियत हो, और हम दूसरे की बात तो सुनेंगे, और हम में से कोई जो है वो रातों को जाग के छुप के मुलाकातें नहीं करेगा, और मुलाकातें करके फिर यानी ये ये सारी गेम है सियासतदानों के हाथ। सियासतदानों की जैसे सियासतदान ये चीज़ तय कर लेंगे तो बाकी दुनिया में भी सियासतदानों ने ये चीज़ें तय कर ली तो मुल्क तरक्की करते गए। आप अमेरिका की आज़ादी की जब हिस्ट्री पढ़ें और अमेरिका के जसूर साजी की हिस्ट्री पढ़ें और अमेरिका के जिनको वो कहते हैं ना फाउंडिंग फादर्स अपने, उनकी जिंदगियां बड़े जब लोगों ने चीज़ें तय कर लें तो उनके मुल्क सही रास्ते पर आ गए। हमारे हुक्मरान अभी तक ये तय नहीं कर पाए, हमें करना क्या है। अच्छा, एक और इसी हवाले से, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये तो अपने तौर पे गैर जानिबदार बनता है, लेकिन हमेशा ये होता है कि वोट किसी को डाल रहे हैं लेकिन जीत कोई और रहा है। तो इसमें हमारी जो आम आवाम है वो इस चीज़ को सोचती है कि मैंने वोट खुद डाला है, इस पार्टी को डाला है, लेकिन हमारे वोट नहीं काउंट किए गए या नहीं हुए। वहाँ हर बंदे, मतलब हर पार्टी का एक बंदा भी वहाँ महफूज हो। तो ये जो नतीजे को उलट पुलट किया जाता है, ये किस पोजीशन पे जाके किया जाता है? ये हर दफ़ा उनका हर करना मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कभी RTS बैठ जाता है, ठीक है, और इस दफ़ा फार्म 45 का तरीका निकल आया। आप
फार्म 5 और फार्म 47 ओल्ड है, ऑस्ट्रेलिया 47 का है। उसमें एक चीज है कि अब जैसे आप भी इलेक्शन लड़े, आपके पास फार्म 45 मौजूद थे, तो अगर फार्म 45 मौजूद हो तो अदालत में रुजू नहीं किया जा सकता, उस पर केस नहीं किया जा सकता। ये देखे ना, ये झगड़ा क्या है, झगड़ा ही तो यहाँ से शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनका झगड़ा की बुनियादी वजूहत में से एक वजह ये भी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है असल में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर हाई कोर्ट पर जज हो, जो केसरी जज हो, वो उन्होंने लगाया था तारिक महमूद जहांगीरी साहब को और बाकी जजों को, ठीक है। तो इस्लामाबाद अगर वो सिटिंग जज हो, और पंजाब में जो उन्होंने लगाया था मिर्जा वकास रऊफ साहब जैसे बड़े काबिल जजेस लगाए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम की नॉमिनेशन कैंसिल कर दी और उन्होंने कहा नहीं, हम रिटायर्ड लोगों को ला के लगाएंगे, ठीक है। और रिटायर्ड लोगों को चुन चुन के अब्दुल शकूर पराचा साहब जैसे लोगों को लाया गया कि जो उनके अपने हैंड पिक के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने सारी जिंदगी उनकी खिदमत की है और उन्होंने तय किया कि हमने नस्ल दर नस्ल खिदमत करनी है, तो उनको वो लाया गया। तो अब बुनियादी तौर पर अगर कोई आजाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो तो ये तो 2 दिनों में वो फैसला करके दे देगा। जस्टिस चीफ जस्टिस शहजाद अहमद गेबा साहब जो पिंडी से थे, उन्होंने कहा मैं इसको नहीं मानता आपके इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को, ये हमारा इख्तियार है, मैंने लगाने हैं, वो है ठीक है। उनको सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, उनकी जगह फिर नई चीफ जस्टिस को लाया गया, चौथे नंबर से लाया गया। उनको सिर्फ इस वजह से लेकर गए कि वो ये बात इस्टेब्लिशमेंट इस बात को या हुकूमत दोनों, ये तो बेनिफिशियरी इस निज़ाम के, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये फार्म 45 की 2 दिनों में गिनती होके कड्डा चड्डा सारा इनका बाहर आ सकता है। लेकिन ये काम ये करने इसलिए नहीं दे रहे कि उन्हें पता है कि इलेक्शन के ट्रिब्यूनल जिस दिन आज़ाद लग गया हमारी हुकूमत चल रही होगी, 10 सीटा में निकल नहीं, उनका काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, वकला भी आजकल सियासत में हैं, बहुत सारे वकला भी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे हैं, मरवत साहब भी हैं। तो ये जो वकला जो है वो सियासत में आए हैं, इससे मरवत साहब तो टिकटॉक पर भी हैं, खाली से हर जगह में है। ये जो मतलब वकला की सियासत है, क्या इसने सियासत के मेयार को बेहतर करने की कोशिश की है या ये भी उनके साथ एक जैसे हुए हैं? एक तो वैसे सियासत में जब सियासत इंसान कर रहा होता है तो बुनियादी तौर पर ये अपनी पार्टी को टो कर रहे होते हैं। मुझे अगर सच्ची बात अगर मुझसे पूछें तो मैं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एक बड़ा बासूल आदमी समझता था, ठीक है। और अगर मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अब वो एक पार्टी ना वकील है, वकीलों के रहनुमा है, ठीक है, अगर पूरी जगह पर होता तो मैं तो 26वीं यानी तरमीम जिस दिन टेबल हुई थी मैं सीधा देखिए बाहर आ जाता, ये 26वीं यानी तरमीम तो पास नहीं हो सकती, नहीं ठीक है। लेकिन वो अपनी पार्टी, इसी तरह फारूक नाइक साहब हैं, ये बड़े लोग हैं जो अभी हमारे कमीशन में भी हर जगह मौजूद है, पीपल्स पार्टी में है, जहाँ भी है, वकला यहाँ सारे मौजूद है, पुराने रजिस्ट्रेटर हैं, यही थे जो पहले बात किया करते थे मुशर्रफ के खिलाफ 17वीं तरमीम लेकर आ गया, LFO लेकर आ गया, देखे इनका बेड़ा गर्क कर दिया, हम 18वीं तरमीम लेकर आए हैं। इन सब का सबसे बड़ा जो बैठते थे ना टीवी पर हर जगह, देखे जरदारी साहब और हमने आइन को सीधा कर दिया, हम 18वीं तरमीम लेकर आए हैं, ये किया है वो किया है। अब आपने उस 18वीं तरमीम को अपने हाथ से उसका मलिया मेड करके रख दिया है, पूरे उस बैलेंस को जो निजाम में था उसको आपने खत्म कर दिया। तो ये वकील ही है। अब दूसरी तरफ भी जो खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ जो वकला खड़े हैं, आप उनसे कोई दरमियान की बात अगर निकलवाना चाहें तो मासवाए हामिद खान साहब जैसे बंदे की वो इमरान खान के दोनों भी गए, तो बाकी अब वो एक ही बात करेंगे जो उनकी पार्टी लाइन है। जब तक हम अपनी पार्टी लाइन को छोड़कर इंसाफ और कानून के मुताबिक बात करना नहीं शुरू करेंगे, जैसे हमारे कहा जाता है, हमारी मिसाल है ना कि आप तो उस वक्त का आप चाहे वकील को सियासत में ले आए या सियासत को वकील के अंदर लेकर आ जाए, सूरत हाल वही रहेगी। अच्छा, जो पाकिस्तान में अभी करप्शन का निज़ाम चल रहा है, काफ़ी हर शोबे में है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर अदलिया हमारी हुकूमत और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट मिलके कोई ऐसा निज़ाम कर सकते हैं कि करप्शन को ख़त्म किया जाए, जैसे बाकी ममालिक में है, करप्शन की बहुत सख्त सज़ा है, तो इसको ख़त्म करने का कोई तरीका आप बता सकते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है करप्शन? देखिए, मैं तो जो भी करप्शन खत्म करने के लिए तो तमाम इदारे मिलकर काम कर, फौज भी क्या इसके साथ शामिल हो सके, एक काम करते हैं करप्शन खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा
कि हम सारकुल भी एहतसाब से बाला करते हैं। पहले वो ये तय करना पड़ेगा कि खुद करप्शन नहीं करनी। नहीं, कोई भी एहतसाब से, ये भी तो ये बुनियादी तालीम में शामिल है ना, ये बुनियादी तालीम में शामिल है। हर बंदा ये तय करेगा कि हमें ईमानदारी को, हमने अल्लाह ताला को जवाबदेही करनी है। ठीक है यार, हम तो मुसलमान नहीं है ना। आप कम से कम ये भी तो चीज देखें कि बाकी चले दुनिया में जो मुसलमान नहीं है वो करप्ट नहीं है, और हम मुसलमान हैं और हम करप्ट नहीं। ये इस चीज को भी एहसास को उजागर करना है। लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी एहतसाब मुकद्दस गाय कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जब कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होगी ना, और सारे मैदान में होंगे एहतसाब के लिए, ठीक है, कोई भी किसी इस्तिस्ना नहीं होगा, तो और ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी खाने के लिए वो नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है फिर कानून भी इसी हिसाब से बनेंगे, फिर निज़ाम में तब्दीली भी इसी तरह आएगी। बाकी आप क्या नाम है, बंदर के हाथ में चाकू पकड़ा दें तो खुद को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ये सजा नहीं हो सकता। चले इसको हम ना एक कन्वर्ट करते हैं दूसरी तरफ। आप सियासत में आए, सियासत में आने का क्या मकसद था? अच्छे खासे वकील, पॉपुलर वकील, आपने बहुत बड़े बड़े केस भी लड़े, और मीडिया में कोई भी किसी भी हवाले से कोई तज़किया लेना हो तो आपको प्रोग्राम में बुला लेते हैं। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद सियासत में आने की क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ये एजाज़ ज़रूर हासिल है कि वाकई सही बात है, मैं हालांकि कोई बाहर का बड़ा हुआ औहदेदार कभी भी नहीं रहा, और मेरा बैकग्राउंड भी आपको पता है कि डोकसू का है। एक आम से मैं घराने से, बल्कि एक गरीब घराने से मैंने तालीम हासिल की, आगे आया। तो ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा फजल है कि बगैर किसी, और मैं बात भी उनके खिलाफ ही करता हूँ ज़्यादातर, जिनके कहने पर लोग टीवी पे बुलाते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का फजल होता है कि मुझे इस चीज़ का मौका मिलता है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक असूल के तहत बैठता हूँ कि चाहे बात किसी की भी खिलाफ जाती हो, मुझे कानून और आइन के दायरे में रहकर वो तजिया करना है जो मैं तजिया बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एक जज को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। वो मैं तजिया जब किसी कानून के बारे में कर लेता हूँ, किसी सवाल के बारे में मेरी ये राय बन जाती है, उसके बाद मैं उसका इजहार कर देता हूँ। वो फिर जिसका फ़ायदा जिसको पहुँचता हो वो खुद उठा ले, जिसको नुकसान पहुँचता हो वो खुद वो उठा ले। तो आप सियासत में लोग इतनी चीज़ें आने के बाद देखें, सियासत में तो मैं चूँकि ना अपने दौरे तालिब इल्मी से इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हो गया था। उसके बाद जमीयत से निकलने के बाद मैं जमात इस्लामी में आ गया, और जमात इस्लामी में आने के बाद मेरे लिए भी बाकी पार्टियां वकीलों के लिए तो आजकल बड़ी बड़ी पार्टियां कोई हुई हैं। नून और BDI के लिए तो बड़े इस तरह के हमारे लिए वो, और नैब के तो पीछे अरसे में मेरे जितना नैब का वो रहा है, नैब को जो समझता हो, नैब पर जो बात कर सकता हो, उसके लिए तो इन पार्टियों के दरवाजे बड़े अच्छे खुले होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, नैब के वाले से आपने बात की तो मैं एक और रिपोर्ट पढ़ा था, BBC की इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, उसमें भी नैब के हवाले से जो तजिया था वो आपका शामिल किया। हाँ नहीं, मेरा बहुत दफा किया है, बड़े बड़े उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो करते रहे। तो वो जो है ना, वो तो ये मेरी तो एक्सपर्ट राय बड़ी अहमियत थी आमिर उनके लिए। लेकिन मैं ये बनाई तो ये समझता हूँ, मुझे कभी दिल को ये चीज़ भाई नहीं कि मैं किसी शख्सियत का दिफा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं कई दफ़ा मैं लोगों को भी कहता हूँ, मुझे ये शख्सी पार्टियां जो है ना, शख्सी पार्टियां जिनमें शख्सी आमरीत है, ये शख्सी पार्टियां और शख्सी आमरीत वाली पार्टियां ये मुल्क में जमहूरियत कैसे ला सकती? ये पाकिस्तान और दुनिया सतह पर पहुंच चुकी है कि जमहूरियत की तरबियत पहले पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, फिर उसका असर जो है रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी में, और वहां से एक जमहूरी पार्लियामेंट वजूद में आती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो, और मेरा नजरिया भी एक चुके है, मैं ये बात पर ये समझता हूँ कि तमाम मसाइल का जो हल है वो हल जो है वो कुरान और सुन्नत के निज़ाम में है। पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है, जो आइन का तालिब इल्म है ना, वो ये बात समझता है कि आर्टिकल 227 ये कहता है कि पाकिस्तान में कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। मैंने इसी जज्बे के तहत ट्रांसजेंडर एक्ट का मुकदमा लड़ा, उसको शरीयत कोर्ट से कलअदम करवाया, सूद का मुकदमा लड़ा, और खत्म नबूवत के केसेस में लड़ता रहा। बहीन रसालत नमूया की बात करता हूँ, सूद का आपने जिक्र किया, मौला फजल रहमान साहब ने जो एक तरमीम हुई इसमें कहा है कि 2026 तक सूद का खात्मा करना जरूरी है, 26 या 28 तक। तो क्या ये हो सकता है, खात्मा हो सकता है सूद का? देखें, वो खात्मा तो होना चाहिए, हो क्यों नहीं सकता? अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को बैंकिंग निज़ाम है, उस बैंकिंग निज़ाम को उसको तब्दील करना किया जा सकता है, मौजूदा दौर के मुताबिक इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको लाया जा सकता है।
लेकिन क्या ये सूदखोर इसको आवाम को बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरमीम है ना, वो ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट ने हमारे केस में यही तारीख मुकर्रर करके फैसला दिया। वो फैसला उन्होंने आइन जुज़ तरमीम में शामिल करके जरा थोड़ा सा उसको इस्लामी टच देने की कोशिश करी है, सेकंड नंबर लेने की कोशिश भी की है। मैं चले नियत में और नेक नीति से किया होगा, नेक नीति से किया होगा, लेकिन चूंकि अब इस्लामी टच वो ये पहले भी आइन की दफा है, ये आई ही की दफा है कि पाकिस्तान में सूद का खात्मा कर दिया, उसमें उन्होंने तारीख डाल दी है। ठीक है, अच्छी बात है, तारीख डाल दी, लेकिन वो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला अदरवाइज भी अदालत के फैसले को भी कानून का दर्जा ही हासिल है, आइन का ही दर्जा हासिल है, वो लाजिम है उस पर अमल दरामद करना। ठीक है, वो भी कर दिया है, कोई ऐसी चले अल्लाह बेहतर करेगा। आज तो सियासत की तरफ हम बात कर रहे थे कि आप सियासत की तरफ आए तो जमात इस्लामी ये शमील। तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी को मुझे मेरे उस्ताद शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा, इमरान साहब पिंडी जो है ना बहुत अरसे से ये हनीफ अब्बासी और शेख रशीद साहब दोनों के हाथों में यरगमाल हो गया। ठीक है, और ये वो रवायती सियासतदान है और इनकी कोई इखलाक और किरदार नहीं है। ठीक है, और उन्होंने मुझे ये बात कही कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपना पिंडी की एक बदकिस्मती है कि पिंडी को जितने भी मिले ना भांड मिले हैं। ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, गेट नंबर 4 की तरफ देखते हैं, और वो सारे के सारे सिर्फ गेट नंबर 4 कहते हैं। दूसरा भी ऐसा ही है, पहला भी ऐसे ही था, ये सारे ऐसे ही। और वो फैजल हसन चौहान जो हुआ करता था वो भी ऐसे ही था। पिंडी में सियासतदान है या पिंडी का सियासतदान बिल्कुल हुई, उसको अल्लाह ताला ने जुबान नहीं दी, या तो ऐसे हैं, ठीक है, कि जो बात नहीं कर सकते, जो बुनियादी तौर पर कॉन्फिडेंस नहीं है उनका आवाम की नुमाइंदगी साहब आपको ऐसे नजर आएंगे। या दूसरी तरफ वो सियासतदान खड़े हैं कि जो बुनियादी तौर पर उनकी अपनी सोच नहीं है, वो किसी के इशारे तो बैठने वाले एजेंडे पर है। उन्होंने पिंडी को क्या दिया है? पिंडी को उन्होंने जो है वो लूट मार दी है। पिंडी की अलग साहब में यार बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे कॉलेज स्कूल बनाए हैं, वो उसकी भी मैं जब कभी आप सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा कि यार 35 सालों में तो वैसे ही इतने आप 1985 से सियासत में है, आज 2024 हो चुका है। गैस का मसला नहीं करो और जॉब भी रहे, और लड़कियों के सुकून है, सिर्फ वो लड़कियों के सिर्फ सुकून है। लड़कों के लिए तो आपने सुकून भी नहीं छोड़ा, खेल का मैदान भी नहीं छोड़ा, और आपने तो कब्रिस्तान तक शहरियों के लिए नहीं छोड़े। आपने हाथी लड़के क्या हैं? लड़के तो वो या तो गलियों में वो स्नूकर खेल रहे हैं, ठीक है, या रिवाज खेल रहे हैं, या वो चरस पी रहे हैं, तो या ये लड़कों को तो आपने तबाह करके रख दिया यार। आपने यानी एक सिर्फ आप एक होता है आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, एक होता है आप सिर्फ खाना पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो शेख साहब ने काम किया, और गांव को आगे भी तो बनाना होता है ना, आगे भी लेके चलना होता है। जिस वक्त तो मैंने लड़कियों के कॉलेज बनाए, बहुत अच्छा काम किया, उसकी तहसीन करनी चाहिए, लेकिन ये 40 साल में ये कोई कारकर्दगी नहीं है उसकी, और उसी बुनियाद पर आप लोगों को गुलाम नहीं बना सकते कि बुनियादी काम है वो नहीं कह रहा। तो आपका लीडरशिप तो ये काम भी नहीं है। लीडरशिप के यानी आपने बड़ा डायनेमिक होना पड़ता है, आपका पूरा एक किरदार होता है, आप पूरे कल्चर को तब्दील करते हैं, पूरे शहर को तब्दील करते हैं। आपका आधा शहर तो बैरियर टाउन, ब्लू वर्ल्ड सिटी और DHA कब्जा करके खा गया है। पूरे इलाकों पर जो है वो, और हजारों लोग जो है वो इन सोसाइटियों के चक्करों में आके लुट गए हैं, ठीक है। आपके फिरनी शहर में तो इस वक्त दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच हुई है, और आपके फिरनी शहर में तो कारोबार ही नहीं है, ठीक है। देखिए ना, पिंडी वो शहर है, मैं इलेक्शन मुहिम में भी कहता रहा, बाहर भी कहता हूँ, ये बात समझ लीजिए, यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ आप क्या देंगे लोग? यहाँ के लोग इतनी बड़ी तादाद है, लाखों की आबादी है। इस नौजवान को अगर चौथा बड़ा शहर, इसको अगर आप तालीम नहीं देंगे यहाँ के नौजवान को, ठीक है, इसको IT की तालीम नहीं देंगे, इसको आप आला तालीम नहीं देंगे, तो फिर कहाँ जाए? एज ए सियासतदान रावलपिंडी के मसाइल जो है उनको हल करने का क्या तरीका? अगर जो मसाइल आपने बताया, जैसे नौजवान जो है उनको तालीम की सहूलत नहीं है, हालांकि दूर दराज कॉलेज है, गार्डन कॉलेज, जीवी कॉलेज, सेटल टाउन कॉलेज, एस्कॉमल कॉलेज है, 150 साल पुराना, हाँ जी, ये अंग्रेजों ने बनाए हुए थे। अब वो कॉलेज तो है वहाँ, लेकिन जो बाकी के निज़ाम है, आप क्या समझते हैं ऐसे सियासतदान के उनको दुरुस्त करना मतलब कैसा पॉसिबल है, कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, सियासतदान का सबसे पहला काम यह है कि वो ईमानदारी से अवाम की आवाज़ करें।
लोग उसको मुंतखब करते हैं, असम्बली में भेजते हैं मुल्क के मसाइल को कानून साजी करने के लिए और आवाम की आवाज़ सुनने के लिए। जो आवाम की आवाज़ नहीं बन सकता ना, उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, हमारे सियासतदान बदकिस्मती से जो पिंडी के सियासतदान हैं, ये उल्टी बुटंगा पे आते हैं, ये आवाम की आवाज़ नहीं बनते जी। कभी गेट नंबर 4 की आवाज़ बन जाते हैं, कभी नवाज शरीफ की आवाज़ बन जाते हैं, कभी इमरान खान की आवाज़ बन जाते हैं। वो फैज़ल हुसैन चौहान साहब यही काम करते रहे, ये उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। पिंडी की आवाज़ तो आप ये इस आपके पॉडकास्ट के जरिए मेरा पूरी पिंडी से सवाल है ये कि आपने किसी फोरम पर, चाहे सूबाई असम्बली है चाहे कौमी असम्बली है, यहाँ पिंडी से 3 एनए की हल्के हैं, शहर की मैं बात करूँ, अभी मैं जिले की नहीं बात कर रहा, एनए की हल्के हैं और 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं। ठीक है, इन 3 सूबाई कौमी असम्बली के और 6 सूबाई असम्बली के, ये बनते हैं 9 हल्के। इन 9 अफराद को, और इधर से ही इन्हीं की बुनियाद पर स्पेशल सीटों पर ख्वातीन भी गई हुई है और यहाँ सेनेटर बनते हैं। ठीक है, आप इनसे पूछें, आप 10-12 नुमाइंदे हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पिंडी की आवाज कहाँ है? ठीक है, पिंडी की गलियों में तो आज भी आप बाहर जाएं तो इधर बंदूक रखेंगे और आपसे ये डकैती है। ठीक है, पिंडी में तो आज भी कत्लो गारत है, पिंडी में तो आज भी हर गली गली में मंशियात फरोशी है, काबा फरोशी है, जिस्म फरोशी है। ठीक है, पिंडी में तो तालीम नहीं है, पिंडी में तो हमारी औरतें जो है वो पानी की बर्तन ले लेके गलियों में फिर रही होती हैं, पानी आपको नहीं मिलता। सबसे बड़ा मसला सब पिंडी का बन चुका है पानी। अभी एक गैस आ कि एमडी ने कहा जी कि अगर बारिश ना हुई तो पानी खत्म है, गैस नहीं है पिंडी में। ठीक है, पिंडी में आधे से ज्यादा इलाकों में बिजली नहीं आती। तो पिंडी के तो स्ट्रीट क्राइम से लेकर पिंडी में आवाम की अस्पताल नहीं है। ठीक है, वो अस्पतालों में ओलिव फैमिली को जो भी किया उन्होंने किया है, बेहतरी की है, 8 महीने वो बंद रहा है। ठीक है, और देता वो ये एक उस अस्पताल की हालत ये थी, अब मुझे आजकल नहीं पता, तो जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था मेरे पास लोग खत लेकर आए, उन्होंने कहा जी कि इस पूरे अस्पताल में ओलिव फैमिली में एक MRI की मशीन है और वो भी खराब पड़ी हुई है। ठीक है, अभी मरियम साहिबा ने तो ये है, ये बहुत जले उसको दिया होगा, लेकिन बहरहाल ये सेहत का मसला नहीं हल होता इससे। गजा ना हमसे कम आबादी है, पिंडी जितनी आबादी इससे कम का वो आबादी का शहर है, पिंडी की आबादी ज्यादा है गजा से ज्यादा। ठीक है, और गजा पर जब इसराइली ने बमबारी की है ना, तो वहाँ 12 अस्पताल गिराए हैं सरकारी अस्पताल से, वहाँ सारे के सारे प्राइवेट नहीं है। ठीक है, और प्राइवेट भी 30 तो हमारे पास इतनी बड़ी आबादी के लिए 3 अस्पताल हैं, और लोग और अस्पतालों के अंदर जाए ना, या तो बाकी तो वो आप जाएं तो लोग बिस्तर बिछा के अस्पतालों को अंदर एक बेड पे 2-2 3 दिन पड़े हुए रहते हैं। ये अस्पताल नहीं है, बाहर लगी बेहतरी कर भी दिए तो अच्छी बात है, ये इस पर होनी चाहिए। लेकिन ये आवाज है ना पिंडी की, बिल्कुल ये इस पर आवाज उठाने की जरूरत है आवाम की। देखिए ना, तालीम नहीं है तो गुर्बत है, रोजगार नहीं है पिंडी के नौजवानों के लिए, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। आपने जमात इस्लामी को ज्वाइन किया तो मैं एक अहम सवाल करूंगा कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें नजदीक, वो ज़वाल का शिकार क्यों तो आगे नहीं आ सकती? एक दफ़ा हुआ था जो मुत्तहिदा मजलिस अमल आई कि तो उन्होंने एक सूबे में हुकूमत किया। उसके अलावा जमात इस्लामी हो जाए, कोई भी जमात हो जाए, जो मजहबी जमात है, उसको ना इक़्तिदार मिलता है ना सीटें मिलती हैं। हालांकि उनके जलसे देखे तो बड़े बड़े लंबे लंबे, आपके जलसे भी हमने देखे, हमने कवर भी किए, इतने लंबे लंबे जलसे थे, वोट निकले नहीं है, क्या चक्कर है? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, ये कोई ताली एक हाथ से नहीं बिकती। ठीक है, सबसे पहले तो मजहबी जमातों की, मैं बाकी मजहबी जमातों की नहीं बात सकता, बाकी मजहबी जमातों को तो आप समझ सकते हैं, बड़ी आसान सी साइंस है। जमीयत उलमा इस्लाम देवबंदी मकतब फिक्र को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ देवबंदी ज्यादा होंगे वहाँ वो वोट ले लें। तरीके लब्बैक वाले बरेलवियों का मकतब फिक्र को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ बरेलवियों की उनके तौर के बरेलवी होंगे जो सख्त मुतशद्दिद किस्म के, वहाँ वो उनका उतना वोट बैंक निकल आएगा। तीसरी अहले हदीस हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ लेंगे तो उनके जितने वोट हैं वो उनको निकल आएगा। जमात इस्लामी इन तीनों में फॉल नहीं करती, इसलिए जमात इस्लामी को इन तीनों का जो मजहबी वोट है ना, वो जमात इस्लामी को नहीं मिलता, वो अपनी तरफ चला जाता है। अच्छा, जमात इस्लामी की अप्रोच उसने करनी होती है आम पब्लिक को। ठीक है, तो अब आम पब्लिक में जमात इस्लामी को, अगर आपने आम पब्लिक को अप्रोच करना है तो जमात इस्लामी को भी अपने अंदर वो सब पैदा करनी पड़ेगी। जमात इस्लामी का तंजीमी स्ट्रक्चर अब इतना सख्त है कि वो हर बंदे इसको पढ़ाए जाते हैं, पहले
हाँ, वो लोग इस अपने स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा ना, आम लोगों के लिए राह हमवार करनी पड़ेगी। तो हमारा स्ट्रक्चर भी इतना सख्त हो गया, यानी हम सारा बर्डन दूसरों पर नहीं डाल सकते। लेकिन देखिए हमारे स्ट्रक्चर का फायदा है कि हमने पाकिस्तान में सबसे बड़ा खिदमत का नेटवर्क हमारा है, इसको दरमिया मैर में उसकी तारीफ की जाती है कि जो अल खिदमत है ना, उसके बारे में मैंने खुद लोगों से सुना है। किसी भी जमात के फंडिंग के लिए अल खिदमत के पास आएंगे या काम के लिए अल खिदमत के पास आएंगे कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद, इतना बड़ा काम करने के बावजूद वोटर क्यों नहीं निकलते हैं? वो इसमें जमात इस्लामी की लोगों तक अप्रोच करने का भी मसला है, अच्छे कैंडिडेट देने का भी मसला है। कैंडिडेट भी अच्छा कैंडिडेट अगर दिया जाए तो उसको रिस्पांस मिलता है। मैंने ये देखा है, देखिए मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, लेकिन मुझे लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, बिल्कुल रिस्पांस दिया है कि लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। और लोगों ने, वो एक हवा होती है ना पीटीआई के साथ इस वक्त हमदर्दी इतनी लोगों की होगी थी। इमरान खान, अब मैं इमरान खान का मुकाबला तो नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा। हाँ, इमरान खान को लोगों ने वोट देना है, वहाँ इमरान शफीक को वोट देना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस वक्त उसके हालात ऐसे थे। जब एक सजा, दूसरी सजा, तीसरी सजा, वो सारा हो रहा था, एक हवा बनती है। मैं नया कैंडिडेट, लेकिन मुझे जितना वोट पड़ा है उस सर्दी में जहाँ जमात इस्लामी को बहुत कम वोट मिलता था, मुझे उससे कई गुना ज्यादा वोट दिया है। बिल्कुल, और लोगों ने शख्सियत भी दी है, जिसके बाद मुझे ये हौसला पैदा हुआ है कि अगर आप जमात इस्लामी उन लोगों को आगे लेकर आए हर जगह पर जिनका पब्लिक इमेज है और पब्लिक के साथ जिनकी एफिलिएशन है, जो पब्लिक में अपना कोई असर डाल सकते हो, तो लोग उसको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ना लोगों में जहालत बहुत है, अपनी जहालत को माने। यानी जो नून लीग है वो क्या करिए, ऐसे नून लीग दे, वो गलत सही को मानते हैं, ठीक है, और वो वाले पार्टी वाला जो वो अब पीटीआई की तरफ चलेंगे, अदरवाइज सारी जिंदगी हमेशा यही कहते रहेंगे ऐसे भगो ना। भाई वो आपने बात की इधर सिंध साइड में एक मेरी तरह का रिपोर्टर एक खातून से पूछ रहा था कि इधर के मसाइल क्या है। कहते जी कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सारे मसाइल। कहते अच्छा वोट किसको देना है? कह रहे वोट अब पटौदी मानते। तो वोट देने के बारे में ना लोगों की जहालत है, कंसेप्ट ठीक नहीं है। लोग वोट देते हैं, आप कभी थाने में उसके साथ चले गए हैं, हाँ, थाना भी आपको वो वोट दे देंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसी की वजह से आप थाने की चेरी के चक्कर काट रहे हैं, वरना इंसाफ आपको आपकी जरगे। एक सियासी पार्टी है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके वर्कर मेरे पास आए थे पीछे टुप्पे, उन्होंने कहा था मुझे वोट मांग रहे थे मुझसे ना कि आप हमें वोट कर दे, और वो आगे रीजन क्या रखा थे कि थाने की चेरी का कोई मसला हम आपके साथ हो। वो अच्छा, लोग भी ऐसा समझते हैं जैसे ये सारे करप्ट हैं, चोर हैं, ठीक है, और इन्हीं पर मुकदमात बनने हैं कि सारे, यानी थाने कचहरी में वो मल्ले में किसी एक कंटूटे का उसने साथ दिया होगा, सही है, ठीक है, और उन्होंने थाने में ऐसे जो भी अपने लगाए होते हैं, ठीक है, और जबरदस्ती वो देखते हैं, मल्ले में देखते हैं सियासत क्या है, सियासत ये वो मल्ले में देख रहे होते हैं कौन बंदा बहुत फुर्तीला है, ठीक है, उसी को वो किसी मुकदमे में फंसाते हैं, उसी को वो जाके वापस निकाल के लेके वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो बंदा मल्ले की हर औरत को पकड़ कि अम्मा जी गुड़े पकड़ रहा होगा, वो कर रहा होगा, उसको ले ही जाके वो वोट वाला थोड़ा कोई कम होगा। हालांकि मुझे बताएं कितनी अम्माएं हैं हमारे ऊपर जिनके पर FIR दर्ज है, जिन्होंने खाने में जाना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि वो जाएंगे और उसी को देंगे। इसी जालत की वजह से तो हम वोट देने के लिए आप क्या पैगाम देंगे आवाम को, नौजवान को, कि वोट किस वजह से देना चाहिए? वोट का मैंने क्या पैगाम देना है, ये तो अल्लाह ताला ने खुद इसको अमानत इसको अल्लाह ताला अब अनदुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानत उनके अहल लोगों के सपोर्ट करो। और अहलियत का मियार जो है ना, वो किसी शख्स की अमानत है, दियानत है, उसकी तालीम है, उसका विजन है, उसका साहिबुर राय होना है, उसका आपकी आवाज बनना है। अगर कोई शख्स आपकी आवाज नहीं बन सकता, आपके बारे में आपके हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आपके लिए जुर्रत और इस्तकामत का मुजाहरा नहीं कर सकता, आपके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकता, आपको इंसाफ नहीं दिलवा सकता, तो वो आपके वोट का हकदार नहीं हो सकता। बदकिस्मती से आप वोट देते हैं पैसे की बुनियाद पर। मुझे लोग कहते थे इलेक्शन के दिनों में इमरान साहब को 2-4 डाले नाल अपने रखा करो, और पीछे 2 पुलिस वाले भी आपके वो होने चाहिए, और जब जिस इलाके से गुजरते हैं ना तो वहाँ आपका फिर टैका बनेगा। अच्छा, एक दिन मेरे साथ ना, मैं जब कागज जमा करवाने जा रहा था तो ऐसे हो गया। वैसे तो अपनी गाड़ी में जाता था, वो टोयोटा करोला जो मेरे पास है, तो लेकिन एक दिन ऐसे हो गया कि मेरे साथ बाकी एक दोस्त अपने 2-3 डाले लेकर आ गया, और मैं पीरो ढाई के बोरिंग रोड से चला,
उसी बोरिंग रोड से मैं रोज जाता था, कोई मसला नहीं सही, वो किसी ने नोट नहीं किया क्या है। वो 3 डाले मेरे साथ चल रहे थे ना, तो 3 ने हर बंदा बाहर निकल गया अस्सलाम वालेकुम और ये कर रहा है और मुझे देख रहा है और वो कर रहा है, पूरा बोरिंग रोड में चलता गया वहाँ पे। और यकीन माने मुझे उस दिन शर्म आई, इस बात पर शर्म आई कि इमरान शफीक साहब ये आपकी इज्जत नहीं है, आपको पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है, ये इज्जत उन डालों का ही है और ये गुलाम बुनियादी तौर पर हम कौम बन चुके हैं, गुलामी है हमारे अंदर, ये हमारी रगों में इस गुलामी को निकाले। कौम जब गैरत का मुजाहरा करती है और गुलामी की ज़हनियत से निकलती है, ये जो कब्जा माफिया जब ये लोगों को ये इस तरह की गाड़ियाँ और डाले और वो चीज़ें लेके फिरते हैं और लोग समझते हैं ये हमारा नुमाइंदा होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में जिन लोगों ने कभी अवाम की नुमाइंदगी की है वो लोग हैं जिनके जूते भी टूटे होते हैं। चलिए इख्तिताम की तरफ जाते हैं। 2-3 सवाल अभी भी हैं मेरे। सवाल तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने देखा है टाइम के बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारा। जो एक एक्ट है जो सहाफत पे बना हुआ है, जिसकी जो भी साहब लड़ रहे हैं अभी रिसेंटली, अफजल बट साहब और अहमद मीर साहब के साथ भी देखा मैंने आपको, और केस भी आपकी तरफ से है। अब एक कानून बन चुका है, तो क्या इसको वापस किया जा सकता है? केस तो इसी नीयत का है, तो क्या ऐसा तो एक तो ये मेरे लिए एजाज की बात है, ये पिंडी के लिए भी एजाज की बात है। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े वकला मौजूद हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी साथी तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFJ, जिसके सदर अफजल बट साहब हैं और आसिफ बशीर चौधरी साहब उसके अहदेदार हैं। तो उन्होंने मुझे अपना वकील किया। फिर उसके बाद मजीद एजाज ये हो गया कि एंकर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने उसमें हामिद मीर साहब थे, नसीम जोहरा साहिबा थी, और 2 साफ़ी हमारे बड़े अच्छे अदनान हैदर साहब हैं और अमीर अब्बास साहब हैं। तो उन लोगों ने पिटिशन फाइल करनी थी, उन्होंने भी मेरे थ्रू वो पिटिशन फाइल कर दी। तो ये किसी इस बड़े केसों में अब आपका वकील के तौर पर आपका एतमाद किया जाना ये भी अहम बात है। दूसरी चीज़ ये है, ये इस कानून में है क्या, कानून बेसिकली ये सहाफत के खिलाफ सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान में जुबान के खिलाफ है। और ये सोशल मीडिया पर आप कोई भी बात करेंगे, बस आप ये समझ लें आप सोशल मीडिया पर सच नहीं बोल, सोशल मीडिया या सैटेलाइट मीडिया दोनों आप सच नहीं बोल सकते। तो आप बोलेंगे तो को आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, चैनल बंद कर दिया जाएगा, आप पर एक FIR भी दी जा सकती है कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई है। अब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो करेंगे कि ये फैसला करेंगे कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और आपको मुकाबले साल करेगा वो भी नहीं मानी जाएगी। भाई वो तो बाद में साबित करते रहना, आप पर मुकदमा बन जाएगा कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के जरिए फैलाई है। सब अदालत में जाके वो उसकी वीडियो खुलते 2 साल लग जाएंगे, आपकी जमानत नाकाबिल जमानत जुर्म है, ये आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, बिला वारंट आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो काबिल दस्तंदाजी जुर्म जिसे कहते हैं, आप उठा के ले जाएंगे, उसके बाद आप साबित करते रहिएगा। आपको 2 मिनट की यही चले कि आपका तो एक शरीफ आदमी का तो दाव पे लग गया, उसके बाद FIR साफ करवाते रहिएगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि खत्म होने के इसके 2 रास्ते हैं, एक तो जिस पार्लियामान ने बनाया है वो उस कानून को वापस ले, उस पर प्रेशर डाला जाए, और पहला काम यही होना चाहिए पार्लियामान को ऐसा कानून बनाना ही नहीं चाहिए। ये जिन्होंने कानून बनाया है उन्होंने अवामी मैंडेट की तौहीन की है। अगर उनके पास कोई था, पहली बात इनके पास है ही नहीं। तो एक तो ये है, ये आइन की आर्टिकल 1919 से की और बहुत से आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी की है एक। और दूसरी बात ये है कि इसको अदालतें कलअदम करार दें, लेकिन अदालती निज़ाम को अब इस अंदाज में मैनेज किया गया कि अदालतों से इसको कलअदम करार देने के लिए थोड़ा बहुत वक्त लग जाएगा। जब ये सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा, जजेस कन्फर्म हो जाएंगे, जब उनको डन, लेकिन हुकूमत भी यही चाहती है कि 2-3 साल हमारे इसीलिए हमारा टाइम हमें मिल जाए, हम जिसी लूट मार करनी है वो हमारा निज़ाम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि फिर 2 साल तक इसका कुछ भी नजर नहीं आ रही। हम अदालतों में लड़ रहे हैं, जो पहली पेशी हुई थी उसमें क्या पहली पेशी में अदालत ने नोटिस कर दिया है हुकूमत को और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब दाखिल करें 15 दिन के अंदर। फिर बाद में उसकी डेट मैंने सुना है कि अभी देखा है कि उन्होंने अप्रैल की कोई तारीख डाली है। वो तारीख थोड़ी लंबी हो गई है, तारीख देख सबको थोड़ी छोटी डाल देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये, लेकिन ये मुकदमा तो बलूचिस्तान में भी शुरू हो गए हैं, सिंध में भी शुरू हो गए हैं, पंजाब में भी हो गए हैं, लोगों ने उस पर पिटिशन फाइल कर। तो जहाँ कहीं से भी इस कानून को कलअदम हो सका तो वो हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पेशावर में भी फाइल करेंगे एक पिटिशन, तो इसको पेशावर हाई कोर्ट के लोगों ने भी रब्ता किया है। तो इंशाल्लाह इस कानून को हमने हर सूरत
कदम करा देना है। आप रोटी भी नहीं दे रहे, आप कपड़ा भी नहीं दे रहे, आप पानी भी नहीं दे रहे, ठीक है, आप पानी बिजली और गैस भी नहीं दे रहे, आप महंगाई भी हर चीज पर करी जा रहे हैं, पेट्रोल भी आप बढ़ाई जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपको बात करेंगे तो हम आपको पकड़ भी लेंगे, कर भी लेंगे, ठीक है। ये अगर आप मेहरबानी करें ना, तो ये जो भी हम बोल रहे हैं तो इस पे भी कोई होला हो सकता है। आइए इसमें से मेरी 90% बातों को वो कह सकते हैं कि आपने झूठ बोला है और हमारी दिलदारी हुई है। तो यार दिलदारी भी होगी तब भी। हाँ, उन्होंने कहा हार्मफुल कंटेंट जो है ना, हार्म का मतलब क्या होता है? हार्मफुल कंटेंट से वही है जिससे कोई किसी से नुकसान हो इंसान, तो वो कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं हमारी इज्जत पर आपने हमला कर लिया, क्योंकि हुकूमत की इज्जत पर तो मैंने बहुत दफा हमला किया है। अभी बैठे बैठे कहा है कि हुकूमत तो कठपुतली है और फार्म 47 की ये पैदावार है, बिल्कुल। तो वो कह सकते हैं तो उस पर FIR के लिए आप तैयार हैं? सही है, हम दोनों भाई पे तैयार हैं। मैं तो चलो आपको फिर बात से मैं किधर जाऊँ। आप भी यही सलाम जब भूलो मतलब इतनी अली नहीं हुई। सही से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये जो हमारा सोशल मीडिया का है, इसमें इन्होंने ये भी किया है कि जो सोशल मीडिया चैनल है, जैसे हमारा चैनल है, इस तरह और चैनल भी है, उसको रजिस्टर करवाने का भी कहा गया। तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि हर बंदा माइक लेके घुस जाता था। अच्छा, ये एक और चीज़ मेरे जहन में है, ये लेकिन एक बात है ये नहीं कि हर बंदा माइक लेके ना गुस्से, ये बात बाकी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसका कोई पैरामीटर और क्राइटेरियन जो तय करे ना कि लाइसेंस है। देखिए जैसे, हाँ वो बिल्कुल आपकी बात, आपको लाइसेंस ही देगी, आप लेने जाइए देना था पूरे क्राइटेरिया देने सख्त। अब वो क्योंकि क्राइटेरिया को मुकर्रर नहीं किए थे, और जिसको चाहे लाइसेंस दे, जिसको चाहे लाइसेंस पॉइंट को तो दे दिया उन्होंने, उर्दू पॉइंट को दे दिया है, उर्दू पॉइंट को रोक मिल सकते हैं, वो अरबी डेली पाकिस्तान उर्दू पॉइंट, ये 3 चैनल जो है ना उनको मिल गए। सबको मिलेगा जो जिनको असल में तो ये इसलिए बनाया गया कि हमें इनको दे रही है, ये बनाया गया जिनको नहीं देना तो उनको कैसे नहीं देना। आप देखिएगा मचीला जान को जिस दिन मिलेगा फिर हम चले, मतलब ऐसा कर लो मैं 20-25 एक प्रोग्राम हुकूमत हक में कर लूँ, तय कर लूँ। हाँ, ये कह सकते हैं आप। हो सकता है आप अपनी और भी शिकायत होंगी आप पूरी नहीं करते हो, किसी से आप किसी का फोन करवाने की पोजीशन में है? नहीं, ये आप भी फोन कर सकते, तो वो निज़ाम में होंगे, वो अथॉरिटी लोग, उनकी हुकूमत के लोग होंगे। तो अच्छा, इसमें एक सोशल मीडिया पे अवेयरनेस के लिए एक ये बात भी बता कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, यंग से लोग हैं, जैसे इकरारुल हसन साहब करते हैं, क्या कानून के तहत ऐसा करना जायज़ है कि आप किसी करप्ट बंदे को, चाहे वो करप्ट हो, माइक लेके कैमरा लेके उसके बाद चले जाते हैं, जाके वीडियोस बनाते हैं और मजे देते जाते हैं। साफियों के पूरी दुनिया में जर्नलिज्म के कुछ आदाब है, ठीक है, जैसे वकालत के भी आदाब है ना, कुछ असूल हैं जो एथिक्स हमारे ऊपर लागू होते हैं, उसी तरह जर्नलिज्म की भी पूरी दुनिया में आदाब है। तो आप बतौर साफी ये ट्रेनिंग देनी चाहिए सबको कि वो किन आदाब के तहत जो है वो सहाफत कर सकता है। साफी पुलिस का रोल अदा नहीं कर सकता, वो मुद्दसिब का किरदार अदा नहीं कर सकता, ठीक है। साफी को सहाफत करनी है, उसने खबर देनी है, ठीक है, उसमें लोगों को तजलील नहीं करनी। तो आप ये एथिकल बाउंड्रीज है ना, ये तय होनी चाहिए, और इस पर और इन ऐसी किसी चीज़ की भी कि जिसमें सहाफत की जो बुनियादी आदाब है उनको पामाल किया जाता हो, तो उसकी इजाज़त तो खाली इसलिए तो नहीं है कि लोग पसंद करते हैं, मीडिया पे आती है और वो सारी चीज़ें हैं। तो कानूनी तौर पे इसमें वायलेंट फिल्मों को आप साखत के नाम पर तो नहीं पेश कर सकते, बिल्कुल। अच्छा, अब आखिरी सवाल यही है, सवाल नहीं बल्कि आपकी राय है कि जो नौजवान हैं सियासतदान के हवाले से या वकालत के हवाले से, कि अगर कोई लोग सियासत में आना चाहते हैं तो वो क्या सोच के सियासत में आए, और अगर कोई वकील बनना चाहता है तो वो किस तरह, मतलब कि क्या सोच के या किस नज़रिए से वकालत की तरफ आए? देखिए, सियासत का तो एक बड़ा मसला है। सियासत के लिए तो आपको सियासत अब बहुत ज़्यादा पैसे की बुनियाद पर सियासत बन गई है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसी बंदे को टिकट देते हैं जो इलेक्टेबल हो, ठीक है। अगर इलेक्टेबल नहीं है तो उसको टिकट भी नहीं मिलता। इसलिए पहले तो सियासत अगर आपको करनी है तो आपको सियासी कल्चर आपको बदलना पड़ेगा, जहाँ एक आम आदमी को सियासत में आगे आने का मौका मिले, वो तो नहीं मिलता। उसके लिए तो आपको सियासत करने के लिए अब आप अगर आप अमीर आदमी हैं, आपके बजान बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं,
ठीक है। कैसा ऐसा है? फिर आप जो अबावदाद की बहुत ज़मीन है, तो फिर आप कम पढ़े लिखे भी हों तो आप सियासत में आ जाते हैं, आपको पता चलता है। आप घर में होते हो ना, हो जाता है आपके 90,000 वोट निकल आए हैं। ठीक है, वो एक है ना आपके चौधरी तनवीर साहब, उनके बरखुरदार जी बिल्कुल। उनकी सियासत मुझे तो नहीं पता वो कहाँ सियासत कहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका अब्बा जान नहीं है बिल्कुल। और वो उनको मिलता है। ठीक है, ठीक। तो ये इसलिए ये सियासत तो अगर आपने इस तरह की कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप सियासी वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो फिर मैं नौजवानों को मशवरा दूंगा कि आप पहले अपने किसी प्रोफेशन में आप अपने आप को जरूर इस्टेब्लिश करें, किसी आप उन कारोबार में, किसी काम में। जब तक आप, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, टाइम है एक वाकया बताऊं जिन्हें बिल्कुल 2007 में ना मेरे दोस्तों ने वैसी मुद्दा मजलिस अमल का दौर खत्म हो रहा था, अगला इलेक्शन आ रहा था, वो इलेक्शन जमात ने बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने ना मेरे पोस्टर बना के वैसे ही लगा दिए कि बार्गेनिंग के लिए दूसरी पार्टियों को पार्टी करते तो हमारा भी कैंडिडेट होना चाहिए, तो ये वकील उसको लगा दिए थे। तो वो पोस्टर जब मेरे कुछ जगहों पर लग गया ना, तो मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा इमरान साहब बात सुनिए आप, मैं आपको जब इलेक्शन लड़ना होगा ना कहीं जिंदगी में तो मैं आपको खुद कह दूंगा। और वाकई उन्होंने 2024 में मुझे खुद कहा और ये बात याद भी करवाई। तो लेकिन ना आप अगर आप वकालत में आएंगे ना, हम जो है ना गरीब घरानों के लोग हैं, हम गरीब घराने के लोग हैं, हम वकालत अगर नहीं करेंगे ना तो हम अपना निज़ाम नहीं चला सकते। हम तो एक दिन भी लोगों को चाय भी पिलाने के पैसे नहीं है हमारे पास। आपने अगर सियासत अगर हमें जिंदगी में करनी भी है ना, तो हमें पहले अपने आप को बतौर वकील इस्टेब्लिश करना है। आप अपने आप को ऐसा बनाएं, ये उनका जुमला है, कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ना फिर रहे हो। पार्टी की आपको पार्टी की आपकी जरूरत हो, ठीक है, पार्टी को, तो आपकी उस पार्टी में भी रिस्पेक्ट होगी। तो ये बात मुझे वाकई समझ में आ गई। मैंने उनकी बात को ये बिठा लिया और उसके बाद फिर मैंने अपने प्रोफेशन में मेहनत की और मैंने एज सच की पब्लिक पॉलिटिक्स, ये जमात एक नज़रिया है मेरा, मैं दीनी काम करता हूँ, दीन के लिए काम करने के लिए मैं जो दरसो तदरीस है, दावत और तबलीग है, ये काम करना मेरा एक वो है। लेकिन अमलन पॉलिटिक्स में मैं उस वक्त तक शामिल नहीं हुआ जब तक वाकई मैंने समझा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ और वाकई में आवाम के लिए मैंने वो, और वाकई उस वक्त मैं आ भी जाता तो क्या होता। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी मसाइल को, उन जगहों को देखा है, समझा है और मुझे पता चल है कि मैं किसी भी हिस्से में खड़ा होकर अपने हल्के की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को मैं उनका मुकदमा लड़ सकता हूँ। मैं उनका मुकदमा हर जगह लड़ सकता हूँ, उनको मुनज़्ज़म करके भी लड़ सकता हूँ, बजरिया ताकत भी लड़ सकता हूँ और बजरिया जो है वो अदालत और पार्लिमान के जरिए भी लड़ने की पोजीशन में हूँ। जज़ाकल्लाह जी, हमारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। आपने पॉडकास्ट सुना, मेरे तो काफ़ी सारे सवाल थे और उन्होंने जवाब भी दिए बड़ी तफसील के साथ। और काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इमरान शफीक साहब का पॉडकास्ट करें आप, तो आपकी खिदमत में पेश है, आप देखें और इस पर अपनी राय दें। इसी तरह के और पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।